हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका पहला पेपर था आज अभ्यास टेस्ट सीरीज का सर्वम इंस्टीट्यूट की तरफ से। पहला पेपर अपन ने इस तरह से रखा है फिजिक्स का कि आपको एकदम नीट पेपर की फील आए। आसान तरफ था, थोड़ा कंसेप्चुअल भी था, एक मिक्स पैटर्न आपको मिला है। ठीक है, तो आइए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं यहां पर अपना पहला टेस्ट पेपर फिजिक्स का। राइट, चलिए पहला सवाल। टेकिंग इनटू अकाउंट the significant figure, what is the value of 7.86 kg plus 0.0006 kg? ठीक है, तो देखो बच्चों, जब भी अपन को एडिशन करना होता है, अपने को लीस्ट डेसिमल प्लेसेस तक जाना होता है। ठीक है, तो इसका मतलब अपन क्या बोलेंगे? अपन बोलेंगे कि सर 7.86 में 0.006 ये जोड़ेंगे तो 7.8606 आएगा। अब क्योंकि लीस्ट डेसिमल प्लेसेस तक जाना है तो इसको अपन राउंड ऑफ करते हुए जब चलेंगे तो बच्चों अपने को ये मिलेगा, पहले तो 7.861 और फिर मिलेगा 7.86। तो क्योंकि डेसिमल में 2 डिजिट कम है, 2 डिजिट तक है, इसलिए अपन 7.86 तक ही चलेंगे और इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेजर एंड माइनर एक्सिस ऑफ एन इलिप्स आर 10.2 मीटर एंड 14 मीटर रेस्पेक्टिवली। राइट, द एरिया ऑफ इलिप्स आफ्टर राउंडिंग ऑफ द वैल्यू फॉर करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होगा? पाई की वैल्यू लेनी है आपको 22/7। तो देखिए यहां पे जो मेजर एक्सिस है 2a, उसका वैल्यू मेजर करके दिया हुआ है, दैट इज 10.2 मीटर। तो यहां से a का वैल्यू कितना आएगा आपके पास में? 5.1 मीटर। जो दूसरा एक्सिस है उसका वैल्यू दिया हुआ है 2b इज इक्वल टू 14 मीटर, तो b इज इक्वल टू 7 मीटर। एरिया के लिए हम बोलते हैं वैल्यू होती है पाई ए बी। अब देखिए यहां पर पाई का वैल्यू लेना है 22/7, ए का वैल्यू रखेंगे 5.1 और बी का वैल्यू रखेंगे हम 7। 7 से 7 गया, 22 और 5.1 को मल्टीप्लाई करना है तो ये हो गया अपने पास में 2 5 दूनी 10 क्रॉस 102, तो ये आया 1122 और एक डेसिमल के बाद में हमने लगा दिया 112.2 मीटर स्क्वायर। अब यहां पर गेम आता है सिग्निफिकेंट फिगर का। कैसे? देखिए इससे पिछला जो सवाल था उसमें हमने एडिशन सीखा था, यहां पर हम क्या सीख रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल की डिजिट देखने के बजाय अपन सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं। अब सिग्निफिकेंट फिगर है आपको जो वैल्यूज मेजर करी हुई हैं उनके अंदर देखनी है। कुछ बच्चों को यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है कि सर हम मल्टीप्लाई तो 7 को कर रहे हैं, अगर मल्टीप्लाई 7 को कर रहे हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर 1 होगी, लेकिन नहीं बेटा, आपको सिग्निफिकेंट फिगर, ध्यान से सुनना, आपको सिग्निफिकेंट फिगर कहां देखना होता है? जो वैल्यू मेजर करी है उसमें। यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर है 3 और यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर है 2। बात समझ में आ रही है अपने को? तो अपने को जो वैल्यूज मेजर करी है उसमें देखना है। और मल्टीप्लिकेशन में क्या जाते हैं? डेसिमल के पॉइंट या फिर सिग्निफिकेंट फिगर? सर मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहां पे तो बच्चा 4 मिल रहा है, तो हमें इसे करना पड़ेगा राउंड ऑफ। राउंड ऑफ करेंगे तो पहले तो लिखेंगे 112। कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हुई यहां पे? 3। यहां पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर? 4। हमें लेनी कितनी है? मिनिमम, यानी कि 2। तो इसको एक और बार राउंड ऑफ करेंगे और आंसर कितना मिलेगा? 110 मीटर स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। द 10 division of vernier scale coincide with 9 small division of the main scale। मतलब कि आपके 10 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके साथ मैच कर रहे हैं? 9 मेन स्केल डिवीजन के साथ में मैच कर रहे हैं। What is the least count of the calipers?
देखिए मेन स्केल का जो लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, वो हो गया आपका 1 सेंटीमीटर को डिवाइड किया है 10 पार्ट्स में, तो ये हो गया 1 मिलीमीटर, करेक्ट। अब लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर अगर आपको निकालना है, वर्नियर स्केल का यदि आपको लीस्ट काउंट निकालना है तो क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे 10 - 9 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाय जो मेन स्केल डिवीजन है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/10 मिलीमीटर, दैट इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.1 मिलीमीटर, ठीक है, 0.1 मिलीमीटर। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। इफ एरर इन मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज 0.1% and in measuring the mass of the sun is 0.4%, then error in measuring the time period of earth around the sun। देखिए अपन जानते हैं कि अगर मैं सर्कुलर पाथ पे मान लूं इसको, ठीक है, ये सन हो गया, ये अर्थ हो गई, ये अर्थ का मास, ये सन का मास, ठीक है, तो अपन बोलेंगे GMM डिवाइड बाय R स्क्वायर, अगर ये दूरी r है तो इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। यहां पे स्मॉल r क्या है, अर्थ सन के बीच की दूरी, m क्या है, मास ऑफ द अर्थ, तो m से तो m गया और ये आ गया gm बाई r क्यूब इज इक्वल टू 2 पाई बाई t का होल स्क्वायर। तो यहां से देखिए आप t स्क्वायर जो है वो आ रहा है प्रोपोर्शनल टू r क्यूब डिवाइड बाय m। तो बच्चों अगर अपने को परसेंट एरर चेक करनी है तो हम क्या बोलेंगे कि सर एरर वाले मेथड से बोल सकते हैं 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी इक्वल टू r की पावर कितनी है 3, तो 3 डेल्टा r बाई आर प्लस मास की पावर कितनी है 1, तो अपन बोलेंगे 1 इंटू डेल्टा m बाई m। अब 2 डेल्टा टी बाई टी हमारे को परसेंट एरर इन मेजरिंग टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, तो हम बोलेंगे 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी इक्वल टू 3 टाइम्स, देखिए डिस्टेंस का एरर कितना है 0.1%, राइट, तो ये हो गया 0.1% प्लस 1 टाइम्स डेल्टा एम बाई एम कितना है 0.4%, तो ये हो गया 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू 0.3 और 0.7%, तो डेल्टा टी बाई टी कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 0.35%, राइट। तो करेक्ट आंसर यहां पे कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। ऑलराइट, चलिए देखिए इस सवाल को, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। इफ द power, length and mass are taken as the fundamental quantities, then the dimension of time are। आपको पावर, लेंथ और मास की टर्म्स में टाइम की डायमेंशन बतानी है। तो बहुत स्टैंडर्ड सवाल होता है, बहुत स्टैंडर्ड इसका प्रोसेस होता है। कैसे करते हैं, अपन बोलते हैं सर मान लेते हैं कि टाइम जो आ रहा है दैट इज प्रोपोर्शनल टू पावर की पावर a, लेंथ की पावर b और मास की पावर c, ठीक है। यहां पर अपन बोल देंगे कि सर जो टाइम पीरियड है उसको सम कांस्टेंट बराबर के कांस्टेंट ले लेते हैं। पावर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पावर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी या फिर एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो क्यों ना एनर्जी पर यूनिट टाइम से अपन डायमेंशन लिख लें इसकी, m L2 T-3 L की पावर b और m की पावर c। यहां से मास की पावर देखिए कितना आ रहा है टोटल, सर a तो यहां से आया, c यहां से आया, l की पावर कितनी आ रही है 2a प्लस b और t की पावर कितनी आ रही है -3a और यहां पे टाइम की पावर कितनी है 1। LHS RHS दोनों को कंपेयर करो तो देखिए 3a जो है माइनस में उसकी वैल्यू है 1, तो a का वैल्यू कितना आया -1/3। देखिए मास यहां पे a प्लस सी की पावर चल रहा है और यहां पर है ही नहीं, तो यानी कि a प्लस सी को कितना कर लेंगे 0।
ए की वैल्यू -1/3 है, पुट करेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी +1/3। ठीक है, अब बी की तरफ चलते हैं। एल की पावर यहां पे कितनी है 0 और एल की पावर यहां पे कितनी है 1, तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो b हो जाएगा इज इक्वल टू -2a। a का वैल्यू कितना आया बच्चों आपके पास -1/3, तो ये कितना आ जाएगा +2/3। वैल्यूज पुट करनी है। देखिए जिस ऑर्डर में दे रखा है उसी ऑर्डर में लिखते हैं अपन। m की पावर लिखना है c का वैल्यू कितना आया अपने पास 1/3। फिर अपने पास में है l की पावर कितनी है अपने पास b की वैल्यू कितनी है 2/3। और फिर लिखना है अपने को p, तो p की पावर कितनी ली थी अपन ने a की वैल्यू कितनी है -1/3। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहां पे, m की पावर 1/3, l की पावर 2/3 एंड p की पावर -1/3, दैट इज ऑप्शन 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए अगले सवाल की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। द लीस्ट काउंट ऑफ अ स्टॉप वॉच इज 1/10 सेकेंड। The time of 200 oscillations is found to be 100 seconds. The maximum error in measurement is, देखिए अपना टाइम कितना कैलकुलेट हुआ है 100 सेकेंड, और जबकि अपना लीस्ट काउंट कितना है 1/10 सेकेंड। तो बच्चों अपन यहां पे बोलेंगे कि जो फ्रैक्शनल एरर अपने को मिलेगी, फ्रैक्शनल एरर जो अपने को मिलेगी वो मिलेगी, लीस्ट काउंट कितना है 1/10 और टोटल टाइम कितना है 100, तो ये आपके पास में आ गया 1/1000। नाउ अगर हमें परसेंट एरर निकालनी है तो परसेंट एरर के लिए हमारे को सिंपली इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/10%, दैट इज 0.1%। तो आपका आंसर हो जाएगा 4th, राइट। चलिए अगले सवाल के लिए आपके सामने आ रहे हैं परवेज सर। वेलकम सर। थैंक यू सो मच। तो उम्मीद है बच्चों आपको अब तक का वीडियो सॉल्यूशन टेस्ट पेपर का समझ में आया होगा और मज़ा भी आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। मैं अपने साथ पेपर लेके आया ताकि तुमसे इंटरेक्शन करके और मैं क्वेश्चन को रीड कर सकूं। जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और अगर आप देखेंगे तो काइनेमेटिक्स से एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो हम इस पे जो भी पॉसिबिलिटीज बनती है क्वेश्चन आने की वो सब प्रोफाइल क्वेश्चन अलग अलग टेस्ट में आपके लिए डालेंगे। क्वेश्चन जो है वो है कि अ बाइक ट्रेवल्स 1/3 डिस्टेंस इन द रेस ट्रैक एट द स्पीड 30 km/h एंड 2/3 डिस्टेंस विद द स्पीड 60 km/h। एवरेज स्पीड बतानी थी। देखिए इसमें करना क्या था आपको, कुछ बच्चों को फॉर्मूले याद होते हैं पर आप कितने फॉर्मूले याद करोगे। 2 इक्वल डिस्टेंस वाले फॉर्मूले याद कर लीजिए, 2 इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के फॉर्मूले याद कर लीजिए। बाकी तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, क्योंकि बाइक जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, और अगर बाइक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है तो डेफिनेटली टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी। तो आप ऐसे मान के चलिए, जिसे मान लीजिए मेरे पास ये हमारी बाइक है और ये टोटल डिस्टेंस मान लेता हूँ मैं d था, इसका जो 1/3 है 1/3 d/3 वो इस तरफ चला वो v1 से, और जो 2-3 डिस्टेंस है 2d/3 वो चला मान लीजिए v2 से। बहुत क्लियर है। अब मुझे पता है कि यार मुझे टोटल डिस्टेंस पता है, मैं v एवरेज जब निकालूंगा तो टोटल डिस्टेंस की वैल्यू तो मैं d लिखूंगा, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमने d कंसीडर किया है। मुझे टोटल टाइम चाहिए तो यहां से यहां तक का टाइम मैं t1 कंसीडर कर लेता हूं और यहां से यहां तक का टाइम t2 कंसीडर कर लेता हूं, तो टोटल टाइम t1 प्लस t2 कंसीडर हो जाएगा। अब अगर मैं यहां बात करता हूं तो d अपॉन t1 कैसे निकाला जाएगा। यहां से आपको पता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो उसकी स्पीड कांस्टेंट हो तो डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन स्पीड से टाइम निकलता है। तो यहां का जो अपन को टाइम निकलेगा t1 वो मिलेगा d अपॉन 3v1 प्लस ये मिलेगा 2d अपॉन 3v2। अगर आप चाहें तो d/3 को कॉमन ले लीजिए तो ये d मेरे पास हो जाएगा और ये हो जाएगा d/3। अंदर मिलेगा 1/v1 प्लस 1/v2। देखो 1/v1 कितना है हमारे पास 30 km/h है ना, और v2 हमारे पास 60 है, तो 1/30 प्लस यहां देखो यहां से मैंने d/3 कॉमन लिया तो 2/60 बचेगा। बहुत क्लियर है। अब आप d को कैंसिल कर दीजिए, 3 ऊपर चला जाएगा, ये 3 ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1/30। अब मुझे क्योंकि 60 एलसीएम देना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा तो ये 2/60 प्लस 2/60, राइट, 2/60।
अब 60 एलसीएम ऊपर चला जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 60 डिवाइडेड बाय 4, ये 15 बार कैंसिल हो जाएगा, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 45 किलोमीटर पर आवर मिल जाएगा। ठीक है, तो एक सवाल था जो एक कंसेप्ट पे बेस्ड था, आपको पता होना चाहिए था कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट टेबल अपॉन टोटल टाइम टेकन, और यहां बच्चे का फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा। आप कुछ बच्चे यहाँ पर इस तरह से भी डिस्कस करते हैं, मतलब जब अपने डाउट सेशन होते हैं अपन क्लियर करते हैं डाउट तब, कि सर क्यों ना इसको ऐसे किया जाए कि dy3 और फिर ये हो जाएगा 30, फिर ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 60, और सर इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके और फिर करें। तो सर इस पे आपके क्या राय है? डेफिनेटली किया जा सकता है, आप जो 3 इक्वल डिस्टेंस वाला फॉर्मूला याद करते हैं उससे, लेकिन सर मेरा कंसर्न सिर्फ इतना सा है कि मैं बच्चों को ये मशवरा दूंगा कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना जरूरी है, फॉर्मूले जो बेसिक है, जो फ्रीक्वेंटली जिन पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो फॉर्मूला आप याद कर लें, बाकी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो रंजीत सर अगला जो सवाल है वो आपके लिए है, एक बार सवाल को रीड कीजिए और आप सोल्व करवाइए। अ पर्सन सिटिंग ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग notices through the window of height 2 meter a ball thrown from the bottom of the building crosses the window in 0.4 second. What is the velocity of the ball when it is at the lowermost point of the window? सर इस सवाल को पढ़ के आपको कुछ PYQ का सवाल याद आ रहा होगा। PYQ का सवाल मुझे याद आ रहा है, अगर आपने PYQ सोल्व भी किया था तो एक बार तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि सवाल वो नहीं है, तो उन बच्चों का गलत होगा सर जो सीधे सीधे सवाल याद करके पेपर में जाते हैं। तो बच्चों सवाल देखो, कंसेप्ट आसान है, सवाल वही है, कंसेप्ट वही है, बस अंतर इतना सा है कि यहां पर ये विंडो है और इस विंडो में यहां पर बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है, और यहां से बॉल को फेंका है ऊपर। बॉल इस विंडो को क्रॉस करती है कितने समय में? 0.4 सेकंड में। और सवाल में पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट इज एट द लोअर पोस्ट पॉइंट ऑफ द विंडो, तो यहां पर वेलोसिटी पूछी है। अच्छा, विंडो की हाइट दे रखी है 2 मीटर, तो देखिए यहां पे तो आपको सिंपल अपनी जो काइनेमेटिक की सेकंड इक्वेशन है उससे सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा। ऊपर की तरफ पॉजिटिव ले लेते हैं, नीचे की तरफ नेगेटिव ले लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट गया है ऊपर, s इज इक्वल टू ut, टाइम लगा है 0.4 सेकेंड प्लस हाफ इंटू, अभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव होगी तो अपन लिखेंगे -10 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 का स्क्वायर। इस इक्वेशन को अपन सॉल्व कर लेंगे। 2 इज इक्वल टू 0.4u माइनस 5, ये 2 से जाएगा 5 बार, इंटू 0.4 का स्क्वायर दैट इज 0.16, तो 2 इज इक्वल टू 0.4u माइनस 16 पंजे 80, 0.8, तो ये आ गया 2.8 इज इक्वल टू 0.4u। डेसिमल से डेसिमल गया, 4 से गया 7 बार, u का वैल्यू आ गया 7 मीटर पर सेकेंड। सो देयर यू गो, योर आंसर इज 3rd। हाँ जी साहब, तो कुछ समझ में आया क्वेश्चन में कहाँ आपने गड़बड़ किया? तो देखो होगा क्या ना, आपको जब क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो गया है तो आप अपने एक पेपर के ऊपर, मैं अक्सर क्लास में बच्चों को समझाता हूं रंजीत सर, बेटा देखो है ना, हमने इस पेपर के सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर दिए, जो बहुत सारे बच्चे हैं वो सोल्यूशन से पेपर को समझ लेंगे। यहां डिस्कशन का एक ही मतलब है कि आपको ये समझाया जा सके कि हम एग्जाम में गलती कहां करते हैं, उस तरह की गलतियों को रिमूव कैसे किया जाए, राइट। तो जब भी आप पेपर को सॉल्व करें तो पेपर को सॉल्व करने के बाद जब आप घर आए तो आप जो गलतियां करते हो उन गलतियों का एक पूरा एनालिसिस करें, एक लिस्ट बनाएं और अगले पेपर को देने जाते वक्त उसको देख के जाएं कि मैंने पिछले पेपर में इस तरह की गलतियां की थी और मैं अब उसको नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा सवाल था, इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड क्वेश्चन था। डायरेक्टली क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा भी ढंग से समझते तो एक बार में सोल्व हो जाता। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड एंड एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल डायरेक्शन। यहां देखो जनरली सभी बच्चों के दिमाग में होता है कि जब हम प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं तो हमेशा जो वेलोसिटी दी जाती है वो हॉरिजॉन्टल से दी जाती है। तो जब भी प्रोजेक्टाइल का सवाल आपके सामने आएगा आप हमेशा नोटिस करेंगे कि उनने वेलोसिटी कहां से दी है, उन्होंने जो एंगल दिया है सॉरी वो वर्टिकल से दिया है। तो अगर वर्टिकल से एंगल 30 डिग्री है तो हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना होगा? डेफिनेटली 60 डिग्री। मैं सिंपल बात करना चाहूंगा रंजीत सर, यहां पे क्या होता है ना कि बच्चे अलग अलग तरह से सवाल को सोल्व करते हैं, इसका अप्रोच है। मैं आपको कह रहा हूं
कुछ बच्चों ने जो tan अल्फा इक्वल टू वी वाई बाय वी एक्स वाला फॉर्मूला होता है वो भी लगाया होगा, जो क्योंकि उनको आपको पता है कि साहब देखो यहाँ, अच्छा कुछ बच्चों के दिमाग में क्या आया होगा, जिन बच्चों ने ये वाला एंगल 30 डिग्री नोटिस नहीं किया होगा और मान लिया होगा कि एंगल यहाँ 30 डिग्री है, तो बच्चों को ये बात पता होती है कि आफ्टर ट्रेवलिंग सम टाइम एंगल डिक्रीज होता है, तो भाई 37 डिग्री कैसे दे रहे सवाल, तो गलत हो गया। तो ये बात बहुत क्लियर है, सवाल गलत नहीं था, आपने एंगल गलत देखा। यहां से बेटा एंगल 60 डिग्री होगा, हम जानते हैं मान लो किसी भी टाइम पर प्रोजेक्टाइल यहां था, तो आप कैसे निकालते हो, ये हमारे पास Vx कंपोनेंट होता है, ये हमारे पास Vy कंपोनेंट होता है। हम सब जानते हैं कि एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो यहां पर इसकी वैल्यू में थीटा कंसिडर कर लेता हूं, तो ये u cos थीटा होता है और ये होता है हमारे पास u sin थीटा। बहुत क्लियर है। अब आप सब जानते हो कि u cos थीटा में कोई चेंज नहीं आता, तो यहां पर तो ये u cos थीटा ही होगा। कुछ बच्चों ने अप्रोच कैसे बनाई होगी कि सर किसी भी टाइम t पर यहां पर वेलोसिटी हमें पता होता है और वो यहां पर जो ये एंगल होता है, मान लीजिए एंगल अल्फा है, तो tan अल्फा का जो वैल्यू होता है वो vy बाय vx होता है। जिन भी बच्चों ने, क्योंकि आपको 37 डिग्री ये दे रखा था, vx ये गिवन था, यहां से vy निकालते और फिर रिजल्टेंट निकालते, इट्स लेंथी कैलकुलेशन। वी विल यूज अ सिंपल कंसेप्ट, ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल नॉट चेंज। दैट मींस यहां आने पर जो ये u cos थीटा है उसकी वैल्यू vx cos अल्फा के बराबर होगी, तो मैं किसके बराबर कर दूंगा, vx cos, सर vx के बराबर, vx, I'm sorry, इसको हम vx के बराबर कर देंगे क्योंकि हमने vx कंसीडर कर लिया, vx के बराबर कर देंगे। अब मुझे बताइए यहां पे मुझे क्या चाहिए था, मुझे बेसिकली जो एंगल है ये वाला एंगल, ध्यान से समझिएगा, यहां की वेलोसिटी अगर बेटा v है तो ये जो vx है वो किसके बराबर होगा, vx cos अल्फा, v cos अल्फा के बराबर होगा। तो यहां मैं सिंपल बात कर रहा हूं, देखो u जो है हमारे कितना दिया है 20 और cos 61/2 होता है, तो u cos थीटा की वैल्यू मेरे पास 20/2 मतलब मुझे वो 10 मिल जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड, और ये 10 मीटर पर सेकंड हमेशा कांस्टेंट बनी होगी। दिस मस्ट बी इक्वल्स टू v cos 37, तो दिस बिकम्स इक्वल्स टू v मल्टीप्लाइड बाय cos 37 सब जानते हैं 4/5, तो ये 4/5 हो जाएगा। और यहां से अगर आप देखेंगे तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, यहां से ये 5 बार जाएगा, 25/2 हो जाएगा, तो जो v का वैल्यू मुझे आएगा वो कितना आएगा, 25/2, दैट मीन सिंपली मैं बात कर सकता हूं 12.5 मीटर पर सेकेंड। तो देखो डिस्कशन का मतलब यही है, हम चाहते तो डायरेक्टली इस स्टेप से आंसर सवाल सोल्व करवा देते। आपने क्या अप्रोच बनाया था, एग्जाम में क्या अप्रोच होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या होना चाहिए, इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके बारे में अगर आपसे बात की जाए, दिस इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू, मतलब कहीं ना कहीं मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शो इन द डायग्राम, देखो ग्राफ यहां मिसिंग है, ग्राफ हम बना लेते हैं पहले, रंजीत सर को ऑलरेडी पता है कि सवाल में ग्राफ के डेटास क्या है, तो ये 12 है, ये -12 है, ये 2 है, 4 होगा शायद, ठीक है 6, ठीक है साहब। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि देखो सवाल की हम बात कर लेंगे अभी, हमें पता है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ अगर आपको दिया हुआ है तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप तो एक्सेलरेशन देता है और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट देता है। अगर मैं सारे एरियाज को पॉजिटिव मानूंगा तो डिस्टेंस देगा, ऊपर वाले एरियाज को पॉजिटिव और नीचे वाले एरियाज को नेगेटिव कंसीडर करूंगा तो वो डिस्प्लेसमेंट देगा। अब हम यहां 1 बाय 1 बात करेंगे, पहले हम खुद एक बात क्लियरली चेक कर लेते हैं। जो अच्छा एक और क्लियर बात है, नीट लेवल पर अगर मैच द कॉलम क्वेश्चन आता है तो आपको सारे के सारे ऑप्शन मैच करने वाला वो रेयरली ही बनाता है, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिट कम होती है, इसलिए आप कोशिश करेंगे पहले 2 मैच करें या 1 मैच करें, उसके बाद बाकी ऑप्शंस पर नजर डालें पहले। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, पहला दिया चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी की बात करते हैं। देखिए बेटा t = 0 पे वेलोसिटी 0 है और t = 6 पे वेलोसिटी -12 है, तो चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो मुझे पता है डेल्टा v जो होता है उसका वैल्यू होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल, v इनिशियल 0 है सर, डेल्टा v का जो वैल्यू मिलेगा यहां पर ये डेफिनेटली कितना है -12, तो -12 मीटर पर सेकंड इज द चेंज इन वेलोसिटी। अब सबसे पहले आप देखिए कि -12 कहां दे रखा है, तो डेफिनेटली जो हमारा a है वो मैच कर रहा है q के साथ, तो वो क्यू के साथ मैच कर रहा है। अब समझदार बच्चा क्या करेगा, देखो हमें सिर्फ पेपर सॉल्व नहीं करवाना है, पेपर अप्रोच भी सिखाना है। समझदार बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले देखा यार ए क्यू से कहां मैच कर रहा है, तो हम देखेंगे तो ए क्यू से जो है यहां भी मैच कर रहा है, यहां भी मैच कर रहा है और यहां भी मैच कर रहा है। इसका मतलब मुझे दूसरे ऑप्शन में जाना पड़ेगा। मैं बी पे आता हूं, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। आप मुझे बताइए क्या इसका एरिया निकाल सकते हो ट्राइंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करोगे तो ट्राइंगल का एरिया कितना मिलेगा 12, ये भी 2 ही है तो ये भी कितना मिल जाएगा 12, ये कितना मिल जाएगा -12,
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करना है, सिर्फ इतना करना था। अब बताइए टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये प्लस ये माइनस, तो ये -12 प्लस 12 से कैंसिल हो जाएगा, तो 12 बचा। मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट 12 है एंड टोटल टाइम टेकन इज 6। दैट मीन्स जो वी एवरेज मिलेगा मुझे, वी एवरेज की वैल्यू जो मुझे मिलेगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 12, टोटल टाइम टेकन इज 6, तो आंसर मिलेगा 2 मीटर पर सेकंड। दैट मीन्स मुझे इसका जो आंसर मिलेगा वो 2 मीटर पर सेकंड, मतलब आर। अब देखिए ए से क्यू मैच कर रहा है, अब देखिए बी में आर कहां है, बी में आर सिर्फ एक जगह है सर। अगर बी में आर एक जगह और बाकी कहीं नहीं है तो हमें बाकी चेंज करने की जरूरत नहीं, हमें चेक ही नहीं करना, आप तो इसको टिक करोगे आगे बढ़ जाओगे। हालांकि बाकी चीजें भी आप देख लीजिए। टोटल डिस्प्लेसमेंट हमने निकाला, अभी कितना मिला, -12। एक्सेलरेशन एट t = 3, t = 3 पे हमारा पार्टिकल 2 से 4 के बीच में यहां कहीं होगा। यहां स्लोप नेगेटिव है, तो स्लोप अगर नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी नेगेटिव होगी, और यहां स्लोप मिलेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 12 है, बेस 2 है, तो -6 आंसर जाएगा, तो -6 से मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आपको जो देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा कैलकुलेशन होगा, लेकिन इस कैलकुलेशन के अलावा मैं एक बात बहुत क्लियर कर दूं, थीटा और 90 - थीटा पर रेंज सेम होती है, हाइट अलग अलग होती है, और टाइम ऑफ फ्लाइट भी अलग अलग होता है। तो कई बार वो T1 T2 का प्रोडक्ट पूछता है, कई बार H1 H2 का प्रोडक्ट पूछता है, कभी वो R का रिलेशन पूछता है। उस गरीब ने ऑलरेडी आपको दे दिया, आपको करना क्या है, एक बात बताइए मेरे को। मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, जैसे मैं यहां बात करता हूं, मैंने सिर्फ 2 प्रोजेक्टाइल फेंके, एक्स एक्सिस से और ये वाई एक्सिस से, ठीक है साहब। एक प्रोजेक्टाइल थीटा पे फेंका, दूसरा 90 - थीटा पे फेंका, दोनों की रेंज सेम। मान लीजिए ये थीटा है और ये 90 - थीटा है, ये 90 - थीटा। स्पीड दोनों की u है, इसकी भी u है, इसकी भी u है। अब यार मुझे बताओ, एक सिंपल सी बात करना चाहता हूं मैं आपसे, हमें सबको पता होना चाहिए थीटा और 90 - थीटा पर रेंज की वैल्यू एग्जैक्टली सेम होती है। अच्छा एक और बात बता देता हूं मैं आपको, रेंज का जो फॉर्मूला आप याद करते हो मैं यहां लिख रहा हूं। फॉर्मूला बच्चों को याद होता है u² sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये फॉर्मूला आपको याद होता है। बेहतर है आप रेंज का फॉर्मूला u cos थीटा इंटू टी याद रखें, ज्यादातर सवाल इससे सोल्व होंगे। एक और बात मैं आपको बता देता हूं, जब इस तरह के कोई सवाल पूछे जाते हैं तो देखो हाइट में कहीं पे भी 2 थीटा का फंक्शन नहीं आता, इसका मतलब मुझे कहीं ना कहीं cos थीटा और sin थीटा को एलिमिनेट करना पड़ेगा, जो मुझे रिलेशन दे रखा है। तो मैं sin 2 थीटा वाला फंक्शन भी यूज नहीं करूं, उसी में समझदारी होगी। तो मुझे अगर मैं r² की बात करूं तो जो मेरा r², क्योंकि r² से रिलेशन दिया है, r² की जब बच्चों में बात करूंगा तो r² मुझे क्या मिलेगा, मुझे पता है कि मैं सिंपल बात करूंगा, ये u² है, ये g है, तो ये u² बाई जी मल्टीप्लाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कोस थीटा लिखता हूं मैं, साइन थीटा कोस थीटा। अब यार मुझे पता है इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो सर ज्यादा अच्छा है मैं 2 बार लिख दूं इसको, ताकि कैंसिल करने में आसान रहे। बिल्कुल, तो मैं क्या करूंगा, u² बाय g इंटू 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कोस थीटा, ये मैंने लिख दिया। अब उसने प्रोडक्ट दिया H1 H2 का, तो जिसको आपने थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया है उसका जो हाइट आएगा वो u² sin² थीटा बाई 2g होगा, जिसको 90 - थीटा से किया है। तो हमें पता है कि बच्चों sin 90 - थीटा cos थीटा होता है। इसका मतलब H1 और H2 का जो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा उसकी वैल्यू मिलेगी u² sin² थीटा अपॉन 2g मल्टीप्लाइड बाय u² cos² थीटा अपॉन 2g। अब आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि हमने r² को इस फंक्शन में क्यों लिखा, ये सिंप्लीफाइड कैलकुलेशन करने के लिए। आप देखिए मेरी बात सुनिए, sin थीटा एंड sin थीटा, sin² थीटा कैंसिल, cos² थीटा cos थीटा cos थीटा से कैंसिल, u² कैंसिल, g कैंसिल, ये 1/2 इंटू 1/2 1/4, ऊपर 4 मिला, तो r² अपॉन H1 H2 की वैल्यू मिल जाएगी 16, क्योंकि वहां 4 है, यहां 1/4 है, 4 ऊपर जाएगा तो 16 मिल जाएगा। चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो आई थिंक सेकंड इज द राइट ऑप्शन। तो मुझे लगता है बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी। रंजीत सर अगले 2 सवाल एक बार आप बच्चों को समझाइए। बिल्कुल, देखिए अगले सवाल में एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिए हैं 4 ऑब्जेक्ट्स के लिए। ऑल एक्सिस है सेम स्केल, यानी कि अगर यहां पर टाइम सेकंड में चल रहा है तो यहां पे भी सेकंड, यहां पे एक्सेलरेशन पर मीटर स्क्वायर, यहां पे भी एक्सेलरेशन पर मीटर स्क्वायर। विच ऑब्जेक्ट हैज द ग्रेटेस्ट चेंज इन वेलोसिटी ड्यूरिंग द इंटरवल। बच्चों चेंज इन वेलोसिटी, तो याद करिए एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो हमें देता है चेंज इन वेलोसिटी। अब देखिए विजुअल सवाल है, विजुअल सवाल का मतलब इसमें आपको ये कैलकुलेशन नहीं करनी, देख के आंसर बताना है। इन चारों ग्राफ का एरिया अंडर द ग्राफ देखिए आप,
एरिया अंडर द कर्व कितना है। तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि सर चौथे ऑप्शन में एरिया सबसे ज्यादा है, इसका मतलब डेल्टा वी यानी चेंज इन वेलोसिटी भी सबसे ज्यादा है। ठीक है, एक बात मैं यहां बताना चाहूंगा, मेरी आवाज आ रही होगी आप तक। बच्चों एक बात बहुत क्लियरली सुन लीजिए, जब हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं, अब आवाज आ रही होगी बच्चों को, जब हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो देखो आपको पता है ना कि यार जो हमारे पास वेलोसिटी होती है v, ये ds बाई dt होती है ना। और सर यहां से ds की वैल्यू हम क्या निकालते हैं, v dt। और यहां से जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन में बात क्लियर हो जाती है कि साहब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व डिस्प्लेसमेंट देता है। डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चों ये चेंज इन पोजीशन है, इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। चेंज इन पोजीशन क्या कहलाएगा, क्योंकि ds का जो इंटीग्रेशन में करूंगा तो चेंज इन पोजीशन देगा। चेंज इन पोजीशन अपने आप में डिस्प्लेसमेंट होता है। एग्जैक्टली वैसे के वैसे अगर मैं एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv बाय dt करता हूं तो dv इज इक्वल्स टू a इंटू dt मिलेगा। जब मैं इंटीग्रेट करता हूं तो जैसे यहां चेंज इन पोजीशन मिला, यहां पर चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। कई बच्चों के दिमाग में क्या होता है कि साहब देखिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया देगा वो डिस्प्लेसमेंट देगा, तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया देगा वो वेलोसिटी देगा। ये गलत कंसेप्ट, ये गलत है। वो क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। अगले पर आते हैं। अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ 36 मीटर हाई टावर विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड एट एंगल 37 डिग्री अबव हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल रेंज ऑन द ग्राउंड इज क्लोजेस्ट टू। देखिए बच्चों, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने का जो बेसिक कंसेप्ट है वो होता है रेंज इज इक्वल टू यू एक्स मल्टीप्लाइड बाई टी। टी क्या है यहां पे, टाइम पीरियड ऑफ फ्लाइट या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट। होता क्या है कि यहां से यहां तक ऊपर से नीचे आने में इसको जितना समय लगा उतने समय में x डायरेक्शन में ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा आगे। यहां पर वेलोसिटी अगर ux है तो यहां पर भी वेलोसिटी कितनी रहेगी, ux रहेगी। तो चलिए अपन सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए देखिए uy, y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी मिलेगी uy इज इक्वल टू 5 sin 37। नाउ sin 37 होता है 3/5। 3/5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए uy की वैल्यू हो गई +3, क्योंकि ऊपर की तरफ है इसलिए +3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये लेंगे अपन नेगेटिव में, पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये लेंगे अपन नेगेटिव में। टाइम पीरियड हमारे को कैलकुलेट करना है, जबकि डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में है नीचे की तरफ, यानी कि -36 मीटर। तो बच्चों यहां पे सेकेंड इक्वेशन यूज करके हम टाइम पीरियड निकाल लें इसका। तो हम बोलेंगे -36 इज इक्वल टू ut 3t माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। 2 से गया 5 बार, ये आ गया -36 इज इक्वल टू 3t माइनस 5t स्क्वायर। 5t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो यहां से अपने को इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। ये देखिए 36, ये हो गया 12 इंटू 3 और ये हो गया 15 और 12, तो ये आपको मिल जाएगा 5t स्क्वायर माइनस 15t प्लस 12t माइनस 36 इक्वल टू 0। 5t कॉमन निकाल लीजिए, t माइनस 3 प्लस 12 टाइम्स t माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां से t इज इक्वल टू 3 आ रहा है और t इज इक्वल टू -12/5 आ रहा है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो यानी टाइम पीरियड कितना रहा, 3 सेकेंड। टाइम पीरियड 3 सेकेंड है तो रेंज के लिए अपने को सिंपली क्या करना है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी आ रही थी इसकी 5 cos 37। cos 37 मतलब 4/5, तो ये वैल्यू मिलेगी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रेंज का फॉर्मूला हो जाएगा इज इक्वल टू 4 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 12 मीटर। दैट इज योर आंसर। एक यहां पे मुझे थोड़ा सा डिस्कशन करना है बच्चों से। देखो है ना, हमने इस पेपर को सॉल्यूशन पेपर बनाने, वीडियो बनाने से पहले ही ये डिस्कशन कर लिया था कि रंजीत सर इस बात से जाएंगे, और फिर मुझे डिस्कस करना था क्या करना है। देखो बहुत क्लियर है बच्चों, सर ने
ये भी आप काम करते हो, फैक्टर करते हैं सर सब बच्चे, बिल्कुल, अपन ये बात की बिल्कुल। थी। फैक्टर आप इजीली कर पा रहे हो तो रूट्स बहुत इजीली निकल जाते हैं। बिल्कुल। और अगर फैक्टर में आप फंस गए तो रूट्स में नहीं आ पाएंगे और सवाल अटक जाएगा। सवाल अटक जाएगा, और सवाल अटक जाएगा तो फिर आपको वापस हमारी श्रीधराचार्य इक्वेशन से सोल्व करना पड़ता है। श्रीधराचार्य सूत्र से सॉल्व करना तो पड़ेगा। उससे पहली बार में अगर अटेम्प्ट करोगे तो बेहतर होगा, नंबर 1। नंबर 2, आप अगर मेरा वीडियो देखा है मोशन अंडर ग्रेविटी सीरीज का, मैंने कहा था कि ग्रेविटी सीरीज के सारे सवाल ओरली सोल्व हो जाते ठीक है। हैं। और इस तरह का सवाल जो ग्रेविटी सीरीज में नहीं आता, उसको अगर आप सोल्व करना चाहोगे तो कैसे करोगे कि साहब मुझे एक टावर दिया हुआ है, जिस टावर का हाइट 36 मीटर है। 36 मीटर हमारी सीरीज में कहीं नहीं आता, हमारा 45 आता है। 45 से रिलीज में जब करता हूं किसी चीज को तो 3 सेकंड पे जमीन पे आता है। ठीक है। बहुत क्लियर है। अच्छा, क्या इसको कुछ ऊपर जाके नीचे आना था? हाँ। क्या ये 45 पे क्लोज ही है? क्लोज टू 45 तो है ना भाई, ऊपर जाएगा कुछ वापस नीचे आएगा। बिल्कुल। अगर 45 से ऊपर जाके फेंकता तो फिर ज्यादा टाइम लेता, और यहां से ऊपर दे जाएगा तो पक्का ये क्लियर है कि ये जब छोड़ने पे 3 सेकंड में पहुंचता है तो यहां से ऊपर जाने के नीचे आने का अप्रोक्सीमेशन टाइम 3 सेकंड ही बनेगा सर। 45 मीटर के आसपास है, इस वजह से क्या बात, 3 क्या सेकंड बात बनेगा, है, 3 मजा सेकंड बनेगा। Done। अब टाइम ऑफ फ्लाइट तुझे 3 सेकंड मिल गया, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तेरी 4 है, 4 या 12 कर दे, सीधा तेरा आंसर आ गया। डन। बच्चों ये पार्ट है ना, आप पॉज करो और रिवाइज करके रिवाइंड करके एक बार वापस देखो। हाँ, बिना पेन उठाए आंसर कैसे आ सकता है। ठीक है। सो ये अप्रोच आपको आना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रंजीत सर। चलिए साहब, इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। अ ब्लॉक इज एट रेस्ट ऑन द टेबल बिकॉज एक्शन ऑफ, हाँ इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत आसान है, बहुत आसान है, पर मैं अपने टीचिंग करियर के एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि अक्सर बच्चे गड़बड़ करते हैं। बच्चों, थर्ड लॉ ऑफ मोशन दिमाग में हमेशा होना चाहिए। फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एंड एक्शन एंड रिएक्शन एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज। अगर एक्शन और रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट हैं और अलग अलग बॉडीज पे लग रही हैं तो वो कभी भी एक बॉडी के फोर्स को जीरो नहीं कर सकती। अगर मैं सिंपल बात करता हूं, ग्राउंड पे मैं कोई ऑब्जेक्ट रख देता हूं एम मास का, मुझे पता है जब मैं इसका एफबीडी बनाता हूं तो ब्लॉक का जब मैं एफबीडी बनाता हूं तो ब्लॉक पर mg अर्थ नीचे लगाती है और ब्लॉक पर अर्थ नॉर्मल ऊपर लगाती है। बिल्कुल। क्या सर ये एक्शन और रिएक्शन होते हैं? क्या ये एक्शन और रिएक्शन है? बच्चों इसका तो जवाब बिना सोचे देना चाहिए, नो सर। नो सर, ये एक्शन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही बॉडी पे लग रहे हैं। इसलिए नॉर्मल mg से बैलेंस है। अगर आप इसका थोड़ा सा मुक्त वस्तु चित्र, फ्री बॉडी डायग्राम थोड़ा तमीज से बनाओगे तो आप ध्यान से देखो, ये हमारी अर्थ है, ये हमारा ब्लॉक है। ब्लॉक पे अर्थ ने mg नीचे लगाया और अर्थ के ऊपर भी उतना ही mg ऊपर लगेगा। ये एक्शन और रिएक्शन है, दोनों का नेचर सेम होना जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक्शन रिएक्शन पेयर बनने के लिए फोर्स का नेचर सेम होना जरूरी है। आप देखेंगे बेटा, ये जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है और ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। दो अलग अलग नेचर के फोर्स कभी एक्शन रिएक्शन नहीं होते। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का रिएक्शन फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स ही होगा, और ये फोर्स इस पे लग रहा है, ये इस पे लग रहा है, तो मामला गड़बड़ हो गया। दो अलग अलग फोर्स अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं, मतलब एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर सकते। अब देखिए, ये जो हमारी अर्थ है इसको नॉर्मल ऊपर देगी और जो ब्लॉक है उतना ही नॉर्मल से नीचे पुश करेगा। तो अब मुझे बताइए, नॉर्मल जो है और mg जो है, क्या वो एक्शन रिएक्शन है? वो एक्शन रिएक्शन नहीं है, लेकिन इस बॉडी पर नेट फोर्स जीरो है। इसलिए सेकंड जो हमारा रीजन है वो सही है, अजर्शन गलत है, रीजन बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। सर इस सवाल में एक और चीज, बच्चों को ये सवाल पढ़ते वक्त इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, जिन बच्चों का हिंदी मीडियम में दिया था, जब लैंग्वेज पढ़ेंगे तो बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने जल्दीबाजी में पढ़ा तो कंसेप्ट पता होने के बावजूद आपका सवाल गलत हो सकता है, अगर आप सवाल की लैंग्वेज ढंग से नहीं पढ़ी तो। बहुत क्लियर, बहुत क्लियर। एक्शन फोर्स वेट इज बैलेंस्ड बाय द रिएक्शन फोर्स नॉर्मल रिएक्शन। तो टंग ट्विस्टर हो गया सर ये। यस, 100% हमें पता है कि नॉर्मल रिएक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स का रिएक्शन हो ही नहीं सकता, तो वैसे ही गड़बड़ है। तो दो तीन चीजें क्लियर रखेंगे, एक्शन और रिएक्शन अलग अलग बॉडीज पे लगती हैं, सेम नेचर की होती हैं। एक्शन अगर ग्रेविटेशनल है तो रिएक्शन भी ग्रेविटेशनल होगा। तो यहां अगर हम एक्शन रिएक्शन की बात करें तो mg और mg एक्शन रिएक्शन है और नॉर्मल एक्शन रिएक्शन है। लेकिन जो बैलेंसिंग फोर्स की बात कर रहे हैं तो नॉर्मल इज बैलेंस बाय mg। तो एक नेचर के फोर्स का एक्शन दूसरे नेचर के फोर्स के रिएक्शन से बैलेंस हुआ किसी एक बॉडी पे लगता है। आई होप समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। चलिए साहब, अगला सवाल स्प्रिंग पे बेस्ड है और एक अच्छा सवाल है, और
इस सवाल को हम डिस्कशन कर रहे थे, इस तरह के और भी सवाल हम आगे आपको मैकेनिक्स के देंगे। याद रखिए, इसी सवाल को मैं किसी ना किसी टेस्ट पेपर में हम लोग मॉडिफाइड करके देंगे, और आपको मैं चैलेंज दे रहा हूं कि आप उस सवाल को फिर सही करके बताइए। सवाल मुश्किल नहीं होगा, सवाल बहुत सिंपल है। एक लिफ्ट ऊपर जा रही है, उसमें 2 स्प्रिंग बैलेंस लगे हुए हैं। स्प्रिंग बैलेंस का जो रीडिंग होता है, वो रीडिंग हम कैसे लेते हैं? जब स्प्रिंग के अंदर इलोंगेशन आता है। याद रखिए, कोई भी स्प्रिंग बैलेंस है वो रीडिंग कब देता है? जब स्प्रिंग इलोंगेट होता है, और जब इलोंगेशन आएगा तो फोर्स स्प्रिंग का स्प्रिंग की तरफ लगता है। बहुत क्लियर है, इस बात को समझ लीजिए आप। ये देखिए, मेरी बात को सुनिए ध्यान से। ये मेरा स्प्रिंग है, जब स्प्रिंग को मैं इलोंगेट करूंगा तो फोर्स स्प्रिंग की तरफ लगेगा। मतलब ये हुआ कि ये वाली स्प्रिंग फोर्स लगा रही होगी ऊपर, और ये वाली स्प्रिंग फोर्स लगा रही होगी नीचे। मान लीजिए इस वाले का टेंशन में T1 कंसीडर कर लेता हूं, इसका टेंशन में T2 कंसीडर कर लेता हूं। एक बात बताइए मुझे, 2 तरीके सवाल को सोल्व करने के। या तो मैं न्यूटन से सेकंड लॉ लगा सकता हूं, या इस फ्रेम में बैठकर स्यूडो फोर्स लगा के नेट फोर्स 0 कर सकता हूं। बिल्कुल, हम सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन लगाएंगे। सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन लगाने का बेस्ट तरीका होता है फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन माइनस अपोजिट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आप मुझे बताइए, जरा मुझे बताइए, क्या mg नीचे लग रहा होगा? डेफिनेटली नीचे लग रहा होगा। क्या सिस्टम ऊपर मूव कर रहा है? डेफिनेटली ऊपर मूव कर रहा है। सो व्हाट इज द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन? T1। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है T1 माइनस अपोजिट फोर्स क्या है सर? T2 भी अपोजिट है और mg, तो माइनस T2 प्लस mg अपोजिट कर दिया, इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब m इंटू a हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, तो यहां से देखिए T1 माइनस T2, और ये माइनस mg उधर जाके प्लस कर दूंगा, तो दैट मस्ट बी इक्वल टू m इंटू g प्लस a। g प्लस a भी कितना है? 10। g भी कितना है? 10। m की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये कितना कर दूंगा मैं? 10 और 10 20, 20 m। और देखिए T1 की जो मुझे वैल्यू थी रीडिंग, वो मुझे दे रखी है 90 और T2 30, तो 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा सर? 60। ये 60 हो गया सर। तो बताइए m की वैल्यू आपको क्या मिल गई? अच्छा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आई एम सॉरी, ये भी मजेदार चीज थी ना हमने की, ये kg है। मतलब आप सुनिएगा ध्यान से, देखो कर दिया ना मैंने भी गड़बड़। सवाल हमने बनाया और जल्दी के चक्कर में हमने गड़बड़ कर दिया। ये 90 kg मास है और kg वेट 900 बनेगा। ठीक है, इसका भी 900 बनेगा, तो ये कितना आएगा मेरे पास? 900 माइनस 300, 600 और लगेगा g का 10 और मतलब अब ये आएगा सोल्व करने पे 30। तो जो m की वैल्यू आएगी वो 30 kg आएगी। तो आई होप आपके समझ में आ गई होगी बच्चों। एक बात और क्लियर कर लीजिए, कुछ बच्चों को ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। देखिए, मैं आपको फिर पहले कह चुका हूं, सर्वम की टीम अगर वीडियो सोल्यूशन बना रही है तो कुछ तो अलग होगा लोगों से। इन वीडियो सोल्यूशन के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट इतने क्लियर हो जाने चाहिए कि इस तरह का क्वेश्चन तो हम दोबारा कभी गलत नहीं करेंगे। एक बात बहुत क्लियर कर लीजिए, अगर मैं आपसे कहूं आपका वेट कितना है, आपका वेट कितना है, हम क्या बताते हैं? मेरा वेट 90 kg। क्या kg सर वेट होता है? kg वेट होता ही नहीं, kg तो मास होता है। मतलब मैं अपना जो मास बता रहा हूं वो 90 kg वेट बता रहा हूं। kg वेट इज द फोर्स, पर kg इज द मास। तो जब मैं बात कर रहा हूं मेरा वेट 90 kg है, मतलब 90 kg के बराबर मेरा वेट है, और जब उसके बराबर वेट कंसीडर करेंगे तो g से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। g की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली अगर मैं 10 ले लूंगा तो 90 kg वेट का मतलब हुआ 900 न्यूटन, 50 kg वेट का मतलब हुआ 500 न्यूटन। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना जरूरी है। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं सर। चलिए साहब, रंजीत सर बताइए बच्चों को सवाल कैसे हैं? A particle starts from rest from point P and following a path PQ on the 3 surfaces as shown in the figure. If time taken by the particles in 3 cases are T1, T2 and T3, then select the incorrect statement. देखिए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट में अपने को एक तो वेलोसिटी, टाइम पीरियड, एक्सेलरेशन, इन सब के बारे में बात करना है। तो मुझे यहां पे टाइम पीरियड 2 दिखाई दे रहे हैं, तो क्यों ना पहले टाइम पीरियड की बात कर ली जाए। देखो बच्चों, इंक्लाइन प्लेन पे अब यहां पे पार्टिकल लिखा हुआ है, पार्टिकल लिखा हुआ है यानी रोल करके तो आ नहीं सकता, आएगा तो ये स्लाइड करके आएगा। तो टाइम पीरियड जो लगता है, देखिए हाइट सेम चल रही है तीनों में, तो अपन सीधे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, t इज इक्वल टू 1/sin थीटा अंडर रूट ऑफ 2h/g। हाइट सब में सेम है और थीटा तीनों में अलग अलग है। थीटा तीनों में अलग है तो टाइम पीरियड भी अलग अलग होगा, और ये देखते से ही मेरा थर्ड ऑप्शन कैसा हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। ये तो हुई सवाल सॉल्व करने की बात। बाकी चीजें भी डिस्कस कर लेते हैं अपन। एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो इंक्लाइन प्लेन पर एक्सेलरेशन आता है a इज इक्वल टू g sin थीटा। थीटा क्योंकि तीनों में अलग अलग है, यहां से आ जाइए,
एंगल आपका कम होता जा रहा है तो साइन थीटा कम होता जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन भी कम होता जाएगा। तो देखिए A1, A2, A3 सबसे छोटा होगा, ठीक है। वेलोसिटी सबसे लोअर मोस्ट पॉइंट पे जो आती है वो अपन सीधे लिख सकते हैं √2gh। एनर्जी कंजर्वेशन लगा के बोल देंगे भाई पोटेंशियल एनर्जी में लॉस कितना हो रहा है mgh, काइनेटिक एनर्जी में गेन कितना हो रहा है ½ mv²। h तीनों में सेम है तो वेलोसिटी भी तीनों में सेम रहेगी, मतलब ये सही है, ये सही है, ये सही है। गलत आंसर कौन सा हो गया इसका, गलत ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a block of mass m kg is connected to a string on an inclined plane, tension in the string is। सर ये वो सवाल है जो मुझे लगता है बच्चों के कंसेप्ट सिखाने के काम आता है 100%। यहां पे देखिए सबसे पहले डायग्राम में म्यू का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब फ्रिक्शन कंसीडर करना है। दूसरी बात, टेंशन जो है वो अपने आप में एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, मतलब जरूरत के हिसाब से लग सकता है। फ्रिक्शन भी यहां पे फ्रिक्शन है वो भी सेल्फ एडजस्टिंग है, मतलब सर टेंशन और फ्रिक्शन दोनों मिलके इसको रोकेंगे, ऐसा कंसेप्ट पहले दिमाग में आना चाहिए। तो अपन यहां पे बोलेंगे कि बच्चों इधर लग रहा है mg sin थीटा, ठीक है। अच्छा mg sin थीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं अपन, m into 10 into sin 37 that is 1/2 that is 5m, मतलब 5m के जितना फोर्स यहां पे डाउन द प्लेन लगेगा। अब यहां से फ्रिक्शन फोर्स देखिए भाई, टेंडेंसी नीचे स्लाइड करने की है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, ऊपर। चलिए फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। लिमिटिंग वैल्यू आएगी म्यू इंटू नॉर्मल, यानी म्यू इंटू mg cos थीटा। mg cos थीटा में थीटा कितना है 30 डिग्री, तो ये हो गया 0.8 इंटू m इंटू 10 इंटू √3/2। डेसिमल से 0 गया और ये आया 4√3m। 4√3m आपका कितना हो गया, 1.7 भी वैल्यू अगर लूं तो 1.7 इंटू 4, 7 चौक 28, 2 6.8 है ना। अब ये 6.8m आ रहा है और ये कितना है खाली 5m, तो भाई साहब फ्रिक्शन तो बहुत ज्यादा अवेलेबल है और उतना तो डाउनवर्ड फोर्स ही नहीं लग रहा, तो इसको रोकने में टेंशन तो भाई साहब 0 रहेगा। आप स्ट्रिंग लगाओ चाहे मत लगाओ, इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन ही सफिशिएंट है और इस वजह से इसमें आंसर क्या आ जाएगा, 0। इसी को दूसरे तरीके से जो अपन देखते हैं वो होता है एंगल ऑफ रिपोज, tan थीटा आर। अपन जानते हैं कि थीटा की वैल्यू थीटा आर से ज्यादा होगी तो बॉडी की टेंडेंसी स्लाइड करने की होगी। अब यहां पे देखो थीटा आर कितना है, tan थीटा आर इज इक्वल टू 0.8। 0.8 यानी कि कितना हो गया आपका 4/5, तो यानी कि थीटा आर की वैल्यू कितनी आ रही है यहां पे 0.8, ठीक है। अच्छा tan 30 की वैल्यू देखिए, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और 1/√3 अप्रोक्सीमेटली जाता है आपका 0.6 या 0.5 के आसपास। tan थीटा आर कितना है 0.8, tan 30 कितना है 0.6, तो यहां पे बच्चों tan 30 क्योंकि आपका tan थीटा आर से छोटा है तो बॉडी की टेंडेंसी नहीं है स्लाइड करने की, और स्लाइड करने की टेंडेंसी नहीं है तो इसमें टेंशन का कोई रोल ही नहीं है। आप स्ट्रिंग लगाओ चाहे ना लगाओ, टेंशन कितना रहेगा 0। चलिए साहब, रंजीत सर ने बेहतरीन तरीके से आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखाया 2 अलग अलग मेथड से। अब मैं आपको यहां पे एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं। हमने इस सवाल को पेपर में क्यों लिया, इसलिए लिया पेपर में कि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारी बुक्स में अवेलेबल हैं, बहुत सारे सोर्सेज में अवेलेबल हैं, बहुत सारे अलग अलग कोचिंग्स के मटेरियल में अवेलेबल हैं। इवन हम भी कई बार सवाल देंगे, हमने यहाँ पे भी दिया है। पर एक बात मैं बहुत क्लियर कर देता हूँ, अगर ऐसा सवाल कोई नीट में आ जाता है और उसमें 0 ऑप्शन भी है और एक ऑप्शन है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो आंसर 100% कैन नॉट बी डिटरमाइंड जाएगा। 100% कैन नॉट बी डिटरमाइंड जाएगा। पिछले कुछ सालों में MIT के प्रोफेसर्स ने ये प्रूव कर दिया, इसके पूरे पेपर भी मेरे पास अवेलेबल हैं। और आजकल IIT के अंदर तो सर लोग इसको अलग तरह से डील करने लगे। बहुत क्लियर है, यही तरीका है सोल्व करने का, इसी तरह से इसका आंसर जाएगा। लेकिन 0 के साथ साथ कैन नॉट बी डिटरमाइंड आ जाए तो वो फिर सही आंसर होगा, क्योंकि
फ्रिक्शन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, टेंशन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, नॉर्मल भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, और इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस का नेचर सेम है, तो आप पहले नहीं कह सकते कौन सा फोर्स पहले आएगा। बिल्कुल। तो सर ने कितना प्यारे तरीके से जस्टिफाई किया कि पहले फ्रिक्शन सफिशिएंट है बैलेंस करने के लिए। अब बहुत क्लियर है कि आपने ब्लॉक को रख दिया, और ब्लॉक को रखने के बाद अगर आपने रस्सी बांधी है तो टेंशन 100% जीरो होगा। पर आपने ऐसा कुछ किया कि रस्सी बांधी हुई थी और रस्सी को ब्लॉक से बांधी हुई थी, बंधी हुई रस्सी को रखा, देन आंसर विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। दैट मींस अगर ऐसा कोई भी सवाल आया था बिना मेंशन किए हुए कि आपने पहले क्या प्रोसेस किया है, तो आंसर विल बी 101% कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्लियर? बहुत अच्छी बात है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ बुलेट फायर्ड अगेंस्ट द ग्लास विंडो पैन मेक्स अ होल इन इट। बहुत फेमस सवाल है मेरे बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत फेमस सवाल है, और आपके सामने कई बार क्वेश्चन आया होगा, डिस्कशन बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन का, कि आपने एक ग्लास विंडो है, लाइक दिस तरह की विंडो है ग्लास, आपने बुलेट को फायर किया तो उसको क्रैक किए बिना होल करती हुई निकल जाती है। यहां भी हमने सवाल जानबूझ के ये लिया है, और आपको क्लियर करना जरूरी है सवाल के कंसेप्ट को, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप पत्थर मारते इस कांच पे तो पत्थर से टूट जाता, लेकिन बंदूक की गोली से ये नहीं टूटता। इस तरह के सवालों में जो आपको आंसर मिलेगा सभी सोर्सेस के अंदर, वो मिलेगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट टू द ग्लास प्लेन। कि साहब ग्लास के पास बहुत ज्यादा इनर्शिया है एज कंपेयर टू द बुलेट। बुलेट का इनर्शिया बहुत कम है, बुलेट का मोमेंटम बहुत ज्यादा है। तो होगा क्या, जैसे बुलेट कांटेक्ट में आएगी ग्लास के हाई स्पीड के साथ, वो इतनी एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर पाती टाइम ड्यूरेशन कम होने की वजह से कि वो क्रैक कर पाए, ठीक है। लेकिन स्टोन स्लो स्पीड से आता है, उसका सरफेस एरिया बड़ा होता है, तो वो इतना मोमेंटम और एनर्जी ट्रांसफर कर पाता है कि वो क्रैक आ जाए। तो बहुत सिंपल सी बात है, इसका इनर्शिया बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा होने की वजह से बुलेट का मोमेंटम बहुत ज्यादा है। बुलेट का मोमेंटम बहुत ज्यादा है, तो वो डेफिनेटली जैसे ग्लास से कॉन्टेक्ट में आएगा, इट इज वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम उसको पेनिट्रेट करके निकल जाएगा, और बिकॉज ऑफ इनर्शिया ग्लास शीट एज इट खड़ी रहेगी। तो आंसर इसका जो जाता है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट ड्यू टू दी इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऑफ ग्लास प्लेन। ये सभी सोर्सेस के अंदर दिया हुआ सवाल है। कुछ सवाल हैं जिनके सही आंसर सही तरीकों से अलग तरीके से सोल्व किए जाते हैं। रंजीत सर, हमने ऑलरेडी प्लान किया है, नीट के पहले हम एक ऐसा वीडियो लेके आएंगे जिसमें मैकेनिक्स के सारे वो सवाल जो कंट्रोवर्शियल हैं, जो हमारी एनसीईआरटी या एग्जाम्पलर या अच्छे जो सोर्सेज हैं वो उसका आंसर कैसे जस्टिफाई करते हैं और मार्केट में क्या चल रहा है, वो हम सब क्लियर करेंगे आपके। यहां हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहां आंसर जाएगा सेकंड, सॉरी। नाउ दिस इज आल्सो वेरी गुड क्वेश्चन सर, दिस इज आल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। मैं इस क्वेश्चन को मतलब मेरा फेवरेट सवाल है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में, और मैं इसको अक्सर करवाता हूं, और बहुत सारे एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है। सवाल क्या है और सवाल का कॉन्सेप्ट क्या है उसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या है, बेसिकली एक क्रेट है। क्रेट इसको बोल सकते हैं अपन, कोई आप इसको क्या कहते हैं, जो लिफ्ट टाइप स्ट्रक्चर बोल सकते हो। मैं लिफ्ट इसलिए नहीं बोल सकता इसको कि लिफ्ट का जो मास है वो पर्सन के मास से बहुत ज्यादा होता है। इस तरह की सिचुएशन में जो पर्सन अंदर खड़ा हुआ है, देखो हुआ क्या, ये क्रेट है और ये हल्का सा पिंजरा टाइप स्ट्रक्चर है जिसका मास पर्सन के मास से कम होना बहुत जरूरी है। इस सवाल को सवाल तभी बनेगा जब क्रेट का मास पर्सन के मास से कम दिया हो। ज्यादा होगा तो क्या होगा मैं बता दूंगा अभी आपको। यहां से देखो रस्सी बंधी, पुलिस से गई, पुलिस से निकल के आई, इसने पकड़ रखी। असली कहानी कुछ है कि साहब देखिए, दो कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन तो यह बनेगी कि कितना फोर्स लगाए रस्सी पे कि सिस्टम को बैलेंस करके रखे। यह सिस्टम पर्सन तभी बैलेंस करके रख सकता है जब क्रेट का मास पर्सन के मास से कम है। जो यहां दे रखा है, देखिए आपसे कहा जाता है कि जो पेंटर है उसका मास है 100 किलो और जो क्रेट है उसका मास है 50 किलो। तो हल्का है ना ये, तो इसका सवाल होना पॉसिबल है। अब अगर मान लो इसका मास में रिवर्स कर दूं तो सवाल बनेगा या नहीं बनेगा, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, फिर किसी ना किसी टेस्ट पेपर में हम इसको आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। हम आते हैं सवाल के ऊपर। दो बहुत क्लियर की चीजें हैं। क्या क्या उसने पूछा है, सिस्टम के अंदर एक्सेलरेशन दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, एक्सेलरेशन ऊपर है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। बहुत क्लियर करते हैं, इस सवाल को सोल्व करने का बेस्ट तरीका होता है सिस्टम मान लिया जाए। सिस्टम मान लीजिए, आप मुझे बताइए, यहां टेंशन T, यहां टेंशन T, तो यहां टेंशन T, यहां टेंशन T, तो यहां का टेंशन 2T। इसका मास कैपिटल M, इसका मास स्मॉल m, तो सिस्टम पे जो पूरा इस सिस्टम को अगर पूरा सिस्टम मान लूंगा तो जो नीचे फोर्स लगेगा वो कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू G होगा, और जो ऊपर फोर्स लगा वो 2T, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। न्यूटन लॉ लगाएंगे, कैसे लगाते हैं न्यूटन लॉ, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन 2T माइनस m प्लस m इंटू G इक्वल टू मास m प्लस m इंटू एक्सेलरेशन A। इस आर्ग्यूमेंट को उधर ले जाइए, 2T इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, ध्यान से देखिएगा,
ये मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरे पास 5 है, जी की वैल्यू मेरे पास 10 है। तो जब उसको उधर लेके जाऊंगा तो m प्लस एम और ये सारा आर्ग्यूमेंट जुड़ जाएगा, m प्लस एम। समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, m प्लस एम, ये पूरा आर्ग्यूमेंट उधर जाके प्लस होगा। अब दोनों आर्ग्यूमेंट में m प्लस एम कॉमन है, मैंने ले लिया कॉमन, और अंदर आ जाएगा मेरे पास g प्लस ए। बहुत क्लियर हो गया? बताइए m प्लस एम की वैल्यू कितनी है 150, g प्लस ए कितना हो गया 15, क्योंकि g 10 है और a 5 है। तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा 150 मल्टीप्लाइड बाय 15, और ये 2t की वैल्यू मिली है। अब हम 1 बाय 1 सब चीजों को सोल्व करेंगे। तो बेटा ये 150 इंटू 15 कितना हुआ, तो ये बन जाएगा मेरे पास 2250। तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा, t का वैल्यू हो जाएगा मेरे पास 2250 डिवाइडेड बाय 2, दैट बिकम्स 1125 न्यूटन। तो ये तो मुझे टेंशन का वैल्यू मिल गया। ठीक है, टेंशन इन द रोप इज टेंशन इन द रोप कितना आएगा 1125। तो ये वाला आंसर सही है। आई थिंक ये पूछा है सवाल। फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द पेंटर एंड द फ्लोर इज 750 न्यूटन। गलत है, ये आएगा आंसर। अब सुनिए, देखो आपने सिस्टम मान के सोल्व किया ना, तो न्यूटन तो लगाया, आपने फटाफट निकाल लिया। अब आप जब वापस पेंटर और फ्लोर के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो निकालना चाहते हो, तो आपको बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है। तो आपको अलग से पेंटर का मुक्त वस्तु चित्र बनाना पड़ेगा, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। बताइए, पेंटर को रस्सी ने ऊपर खींचा, टी ऊपर है, नॉर्मल की तरह मेरे बच्चों ऊपर है, mg की तरह मेरे बच्चों पेंटर का कैपिटल mg नीचे है, एक्सेलरेशन की तरह मेरे बच्चों ऊपर की तरफ है। आप सिंपल लगाइए, क्या हमें n कैलकुलेट करना है, क्या t का वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, क्या mg का वैल्यू हमें पता है, mg का वैल्यू 1000 हो जाएगा, तो मुझे न्यूटन तो लगाना है। फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन बन जाएगा n प्लस टी माइनस अपोजिट फोर्स mg हो गया, इक्वल टू मास m इंटू एक्सेलरेशन a लिख दूंगा। वापस देखिए, यहां से मुझे n की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो आर्ग्यूमेंट उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा m इंटू जी प्लस ए माइनस टी। अब देखिए g प्लस ए कितना हुआ हमारा 15, m की वैल्यू कितनी है मेरी 100, तो कितना मिला 1500, 1500 माइनस 1125 क्या मिलेगा सब 375 न्यूटन। तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो 375 न्यूटन। इसका मतलब सेकंड एंड फोर्थ इज द राइट आंसर, सेकंड एंड फोर्थ इज द सेकंड। इस सवाल की बेहतरीन प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं रंजीत सर, उधर से। A particle initially at rest starts moving under action of a constant force and moves with velocity 6 meters per second for 1 second. At t is equal to 1 second, direction of force is reversed, keeping the magnitude same, and it continues to act for 2 more seconds. Find the average speed of the particle for the whole journey, average velocity of the particle for the whole journey. देखिए बच्चों, ये सवाल PYQ बेस्ड है, और ये PYQ आपको काइनेमेटिक्स में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ साल पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर एक सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया था, उसी क्वेश्चन को अपन ने काइनेमेटिक्स में इनकॉर्पोरेट किया है। ठीक है, तो जब हम बोल रहे हैं कि ये हमारा जो पेपर है ये PYQ बेस्ड है, तो इसका ये मत समझ लेना जो PYQ में सवाल पूछा हुआ एज इट इज आ जाएगा। घुमा के इस तरह से दिया जाएगा कि आपके कंसेप्ट हम बार बार रिवाइज करवाते रहेंगे। अब इस पर्टिकुलर सवाल में देखिए, जब भी एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो हमारे पास कई तरीके होते हैं, उनमें से एक तरीका होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का। ठीक है, और इस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ग्राफ में अगर हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं तो आपका सवाल बहुत आराम से चुटकियों में हो जाएगा। कैसे? इसने बोला कि पहले तो ये वेलोसिटी पकड़ता है 6 मीटर पर सेकेंड फॉर 1 सेकेंड, उसके बाद में फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रखते हुए डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं। डायरेक्शन रिवर्स करके 2 और सेकंड तक चलाते हैं, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3, टोटल 3 सेकंड तक का मोशन है। देखिए, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देखूं तो एरिया अंडर द ग्राफ विद साइन जोड़ना पड़ेगा अपने को। ये एरिया कितना है अपने पास में, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यानी कि 3। ये एरिया भी कितना है +3, और ये एरिया कितना हो जाएगा -3। देखिए, क्योंकि एक्सेलरेशन का रेट सेम है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी का रेट सेम है, तो ये वैल्यू अगर +6 है तो इस वैल्यू को -6 आना पड़ेगा,
पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ऊपर का एरिया अगर +3 है तो नीचे के एरिया को -3 होना पड़ेगा। चलिए डिस्प्लेसमेंट अपन देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट होगा +3 एंड -3 यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड और 3 मीटर। और टाइम कितना लगा अपने को? सर टाइम लगा 3 सेकेंड। तो अगर एवरेज वेलोसिटी हमारे को देखनी है तो बच्चों एवरेज वेलोसिटी होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि 3/3 वैल्यू कितनी आएगी? 1 मीटर पर सेकेंड। दैट इज योर आंसर। बच्चों इसी में अगर एवरेज स्पीड अगर पूछता तो एवरेज स्पीड के लिए हमें क्या देखना पड़ता? डिस्टेंस, और डिस्टेंस आता 3 + 3 + 3 और टाइम कितना रहता? वो 3 रहता। तो यहां से डिस्टेंस अपॉन टाइम से तो आंसर कितना आता? 3 मीटर पर सेकेंड। ये होती एवरेज स्पीड और ये है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है सर? सो इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। लकीली कुछ सवाल ऐसे हैं जो बहुत फेमस हैं और बहुत सारी जगह पे पूछे जाते हैं, तो उन सवालों को सबको लेना जरूरी है। क्वेश्चन इज वेरी गुड। आपसे क्या पूछा है? अ बीड ऑफ मास m मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड v along the U-shaped smooth wire having semicircular bending ABC as shown in the figure. The average force acting on the bead on ABC wire. एवरेज फोर्स क्या होगा? एवरेज फोर्स की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा? देखिए एफ एवरेज की वैल्यू क्या होती है? डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी, ये होगा टोटल चेंज इन मोमेंटम अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल चेंज इन मोमेंटम की अगर बात करूंगा तो m इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होगा। बहुत क्लियर है? अच्छा एक बात बताइए, जब ये यहां से यहां आएगा तो स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, यहां स्पीड इधर है, यहां स्पीड इधर हो गई। तो जब स्पीड 180 डिग्री से घूम जाए, मतलब वेलोसिटी 180 डिग्री से घूम जाए, तो चेंज इन वेलोसिटी 2v आता है। तो मैं सिंपल बात करूंगा, ये m मिलेगा और ये 2v मिलेगा। अब रही बात टाइम की, यहां से सेमी सर्कुलर पाथ है, आपको पता है स्पीड की वैल्यू सेम है, तो जो डेल्टा टी है टाइम टेकन, वो लेंथ ऑफ द पाथ पाई आर अपॉन टाइम टेकन अपॉन स्पीड v लगेगा। आई होप समझ में आ गया होगा आपके। बेटा यहां से यहां तक स्पीड सेम रहेगी और यहां से यहां तक लेंथ ऑफ द पाथ कितनी है? पाई आर। तो पाई आर अपॉन वी टोटल टाइम टेकन हो जाएगा, जिसकी मैं वैल्यू यहां पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा पाई आर अपॉन वी, तो ये वी का स्क्वायर हो जाएगा। मुझे लगता है आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा एफ एवरेज की वैल्यू क्या होगी? 2mv स्क्वायर अपॉन पाई आर। बिल्कुल। अच्छा सर रंजीत सर, यहां पर एक सवाल, यस, डी की टर्म में आपको दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, तो अपन डी की डायमीटर दे रखा है तो अपन को पता है कि d/2 पुट कर देंगे। पर मैं इस फॉर्म में इसलिए लेकर आया हूँ, ठीक है, हमारे पास जो आंसर मैच करना है उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो एफ एवरेज की जो वैल्यू आएगी, आर की वैल्यू d/2 पुट हो जाएगी, तो 4mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई डी होगा, ये आपका आंसर है। पर एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल यहाँ बन सकता है क्या? बनेगा, और आपको मैं किसी ना किसी टेस्ट में दूंगा और आपके साथ चैलेंज ये कि आप उसको सही करके बताना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो बात बताइए मेरे को, ये एवरेज फोर्स है। अब जब वो यहां से यहां तक चला तो इस पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस फोर्स क्या होगा? तो इसको घुमाने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो इंस्टेंटेनियसली तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर फोर्स लग रहा होगा नॉर्मल, डेफिनेटली, और वो होगा mv स्क्वायर बाय आर। तो यहां से अगर मैं mv स्क्वायर बाय आर लूंगा तो मैं आपसे पूछ सकता हूं व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एवरेज फोर्स अपॉन इंस्टेंटेनियस फोर्स? आंसर इज 2/पाई। बिल्कुल। आपको ऐसा लग रहा होगा मैंने आपको अगले किसी ना किसी पेपर का सवाल का आंसर बता दिया, पर ये हम हैं, सर्वम है, कुछ तो करेंगे कि आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, a ball strike on a horizontal floor normally 1/4 of its kinetic energy lost in the collision। यहाँ अक्सर बच्चे गड़बड़ करते हैं, जो बेटा लॉस दिया है ना वो 1/4 है, तो बची कितनी? 3/4। लॉस हुआ 1/4 तो बची कितनी? 3/4। ध्यान से समझना, इसका मतलब जो k फाइनल है, अगर मान लीजिए k इनिशियल की वैल्यू में हाफ mu स्क्वायर कंसिडर कर लूं तो k फाइनल जो होगी वो 3/4 टाइम्स ऑफ हाफ mu स्क्वायर होगी, मतलब इसकी वैल्यू 3/8 mu स्क्वायर होगी। ये k फाइनल है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज कोलिजन का आपको पता होना चाहिए कि देखिए ये हमारी धरती है,
जब एक बॉल यहां से आप रिलीज करते हो और जब वो यहां टकराएगी तो टकराने से पहले उसकी स्पीड अगर u है और टकराने के बाद उसकी स्पीड अगर v हो जाती है तो मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन यूज करूंगा, कंसेप्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। e की वैल्यू होती है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसने अप्रोच किया u से, सेपरेट होगी v से, तो जो e की वैल्यू है वो v बाई u होगी, तो जो v की वैल्यू आ जाएगी वो e टाइम्स ऑफ u आ जाएगी। अब मुझे पता है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर के बराबर होगी और ये फाइनल है, तो इसको मैं लिख दूंगा हाफ m और v स्क्वायर लिख दूंगा e u स्क्वायर, तो ये बन जाएगा e स्क्वायर इंटू u स्क्वायर m और 2 कैंसिल हो जाएगा, u स्क्वायर m और 2 कैंसिल होगा तो यहाँ 4 बचेगा। इसका मतलब e स्क्वायर की वैल्यू मिल गई मुझे 3/4, तो मुझे e की वैल्यू मिल गई √3/2। आई होप कहीं ना कहीं ऑप्शन में होगा ये, सो आंसर विल बी 4। चलिए साहब, आया समझ में? सर एक और चीज यहाँ पे ये नॉर्मली वर्ड देखना बहुत जरूरी है। हाँ, इट इज मतलब नॉर्मल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन अगर कभी फंसाने वाला सवाल आ गया, जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नीट जो अगला आने वाला है इस साल, वो थोड़ा सा घुमावदार सवाल दे सकता है। हाँ, ये बात भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ सभी बच्चों के साथ, घबराना नहीं है। बिल्कुल, नीट का पेपर मुश्किल नहीं आएगा, मैं गारंटेड बोल रहा हूँ। फिजिक्स के पेपर के अंदर 38 से 40 क्वेश्चन बहुत आसान और इजी में जैसे आते हैं, exactly. पर वो 5 से 6 क्वेश्चन में एक का वायरस डालेगा, वो आपका मूड खराब करेंगे। उनको डिलीट कर देना यार, सिलेक्शन तो वैसे भी हो जाएगा, रैंक लानी तो फिर सारे सही करने पड़ते हैं। exactly. चलिए साहब, तो ये सवाल भी बहुत इंटरेस्टिंग है और आप देखिए बहुत आसान है। एक बात बताइए मेरे को, आप, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, पहले सवाल को पढ़ने से पहले। एक बॉल आती है V से और टकरा के रिबाउंड होकर चली जाती है V से वापस। आप सब पढ़ते हो उसका मास अगर m है तो उसका जो चेंज इन मोमेंटम होता है डेल्टा p वो 2mv होता है, मैग्नीट्यूड 2mv हो जाता है इसका, मैग्नीट्यूड 2mv के बराबर हो जाता है, सबको पता है। अगर एक बिलियर्ड बॉल आती है इधर V से, सवाल ध्यान से देखना है, 2 बिलियर्ड balls each of mass m kg moving in opposite direction with the speed 5 meter per second collides and rebounds with the same speed। मेरे बच्चों, उसने आपको नहीं दिया है कोलिजन क्या है, उसका टाइप क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, हमें सिंपल इंफॉर्मेशन दी है। m मास है, एक बिलियर्ड बॉल और है, m मास है, इधर चल के आए v से, दोनों टकराने के बाद ये गरीब इधर जा रही है v से m मास की, ये गरीब इधर जा रही है सेम। मुझे बताओ क्या ये गरीबी इस गरीबी के बराबर है? अगर ये इधर जा रही थी और इधर आई तो इसका चेंज इन मोमेंटम तो 2mv होगा ना यार, तो बस 2mv से आप वैल्यू निकाल दो। m की वैल्यू कितनी दे रखी है हम लोगों को? सर m की टर्म्स में आंसर। अच्छा, m की टर्म में आंसर, ठीक है साहब। तो ये 2m और v का वैल्यू 5 है, तो आंसर क्या जाएगा? 10m। कहीं है ऑप्शन में? यस, 10m। यूनिट तो आप जानते हो kg मीटर पर सेकंड है। उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा सवाल, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए रंजीत सर, A particle of mass m1 is projected vertically upward and m2 is projected vertically downward. Then the acceleration of center of mass of the system is। बच्चों, acceleration of center of mass of the system आपको निकालना है, तो m1 a1 plus m2 a2 upon m1 प्लस m2 ये आपको करना पड़ेगा फॉर 2 पार्टिकल सिस्टम। मल्टीपल पार्टिकल आते हैं, इसी तरह से टर्म्स और जोड़ते जाइए। अब देखिए, क्योंकि दोनों मोशन अंडर ग्रेविटी है, दिस इज मोशन अंडर ग्रेविटी है, तो बच्चों हम यहां पर बोलेंगे कि a1 और a2 दोनों की वैल्यू g डाउनवर्ड होगी। अब क्योंकि दोनों की वैल्यू g डाउनवर्ड है, तो आप देखिए m1 इंटू जी प्लस m2 इंटू जी डिवाइड बाय m1 प्लस m2। g फैक्टर को कॉमन बाहर निकाल लो, तो ये आ जाएगा m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? g के बराबर, तो आपका आंसर हो जाएगा 1। तो यहां पर अपन कंसेप्ट क्या सीखे कि अगर सिस्टम में मल्टीपल पार्टिकल हैं, सभी का एक्सेलरेशन अगर सेम है, तो मास से बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सेलरेशन सिस्टम का भी वही रहेगा, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन वही रहेगा। मुझे ये लगता है बच्चों, देखो सीखने वाली बात क्या होती है, हम फॉर्मूला तो लगा ही देंगे, आंसर तो लेके आ ही जाएंगे। हमें पता है कि यार एक सिंपल सी बात है कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होता है उसका फॉर्मूला क्या बनता है? m1 a1 प्लस m2 a2 अप टू दी mn। ऐसे ही m1 प्लस m2 एंड सो ऑन अप टू दी n हो जाता है। ये आप जानते हो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है। अब अगर मैं आपसे कह रहा हूं सभी का एक्सेलरेशन सेम है, तो एक कॉमन आके बाहर आ जाएगा। ऊपर जो आर्ग्यूमेंट बचा वो टोटल मास है, नीचे वाला भी टोटल मास है। टोटल मास इज कैंसिल बाय टोटल मास, तो यही मिलेगा ना यार। तो सर ने जो बात की वेरी इंटरेस्टिंग, हमेशा दिमाग में रखना, अगर मल्टी पार्टिकल सिस्टम है
और सभी का एक्सेलरेशन सेम है, डायरेक्शन भी सेम होना जरूरी है। एग्जैक्टली, क्योंकि ये वेक्टर सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, डायरेक्शन भी सेम होना जरूरी है। चलिए सवाल की बात करते हैं। एटवुड मशीन का सवाल इज वेरी गुड। अब आप कहेंगे साहब दोनों का यहाँ जो सर एक्सेलरेशन तो यहाँ भी जी है वहां भी जी। माय डियर, एक्सेलरेशन जी जी है, लेकिन ग्रेविटी का एक्सेलरेशन जी जी है, ब्लॉक का एक्सेलरेशन जी जी नहीं है। और ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है, तो दुनिया बदल गई। कैसे बदल गई? आप जानते हो ये एम और 3m है। एक सिंपल बात बताइए, आप सबको ये बात पता होना चाहिए। एक एटवुड मशीन है, ये हमारे पास इस तरह से मास हैवी किधर ले, रंजीत सर उधर लिया ना, तो मैं हैवी उधर ही लेता हूं। ये है हमारे पास m2 मास की बॉडी, ये है हमारे पास m1 मास की बॉडी। इसका फॉर्मूला भी अगर याद रखोगे तो बेहतर होगा आप लोगों के लिए। हमें पता है अगर मान लीजिए m1 इज ग्रेटर देन m2 है, तो ये ब्लॉक नीचे चलेगा a से, ये ब्लॉक ऊपर चलेगा a से। बहुत क्लियर है? आप मुझे बताइए, सबको वैल्यू पता होगी, एक ही वैल्यू क्या होती है? m1 माइनस m2 इंटू जी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ इंडिविजुअल बॉडीज, बट डायरेक्शन अपोजिट है। अब यहां मत फंस जाना कि साहब अभी तो आपने सिखाया था कि अगर एक्सेलरेशन सेम हो तो मासेस से फर्क नहीं चलता। माय डियर, पिछले वाले सवाल में दोनों का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड था जी, मासेस अलग अलग थे। यहां एक्सेलरेशन अगर आप देखेंगे, यहां अगर आप एक्सेलरेशन देखेंगे इस सवाल के अंदर, तो एक का नीचे एक का ऊपर है। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है, एक्सेलरेशन सेम नहीं है। अब अगर मैं सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन की बात करता हूं, ए सेंटर ऑफ मास, तो बेटा इसमें वेक्टर सम आता है। जब वेक्टर सम की बात करूंगा तो m1a, अब बताइए m1a, देखिए ये m1a नीचे है, m2a ऊपर है। जब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, पहले वेक्टर सम करते हैं रंजीत सर, m2a डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा, मैग्नीट्यूड आपको पता है दो वेक्टर जब एक दूसरे से 180 डिग्री पे हो तो p माइनस क्यू का फैक्टर आता है। तो हम इसको क्या लिख देंगे? m1a माइनस m2a अपॉन m1 प्लस m2, राइट। अब a कॉमन ले लीजिए और a की वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए। तो जब यहां से a की वैल्यू में पुट करूंगा तो जो a सेंटर ऑफ मास है उसकी वैल्यू मिल जाएगी m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई g। अब यहां m1 3m है, तो 3m माइनस m कितना हो जाएगा? ऊपर 2m, और 3m प्लस m कितना हो जाएगा? 4m, तो ऊपर 2m बाई 4m 1/2 स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो एक ही जो वैल्यू मिल जाएगी सेंटर ऑफ मास की वो मिल जाएगा g/4। तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो g/4 होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट। सर यहाँ पे एक बात जो मैं बोलना चाहूँगा सारे बच्चों को, अक्सर बच्चे आते हैं मेरे पास में डाउट वगैरह के लिए, तो वो बोलते हैं कि सर हमें सर थ्योरी वाले सवालों में प्रॉब्लम आती है, सर असर्शन वाले प्रॉब्लम्स में बहुत प्रॉब्लम आती है, स्टेटमेंट सवालों में प्रॉब्लम, सर न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं लेकिन ये थ्योरी बेस्ड सवालों में बहुत प्रॉब्लम आती है। सर मुझे जो लगता है इसका एक बहुत बड़ा कारण वो ये कि ये जो सॉल्यूशन अभी जिस तरह से सर ने समझाया उसमें कुछ बच्चों ने ध्यान दिया सर कि हाँ आंसर आ गया, ये फॉर्मूला आ गया, ये चलो लगाओ सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। लेकिन जिन बच्चों के कॉल नहीं आते ना कि सर मुझे थ्योरी वालों में प्रॉब्लम आती है, वो बच्चे है ना इस चीज पे भी ध्यान देता। एग्जैक्टली ये जो सर ने, रंजीत सर ने बात की है ब्रह्मास्त्र है। इस बात को आपको मैं गारंटेड बोल रहा हूं, मैं आपको गारंटेड बोल रहा हूं। मतलब हम किसी टीचर को क्रिटिसाइज नहीं करते, ही हमारा आदत है, पर एक बहुत क्लियर बात बोल रहा हूं मेरे बच्चों, एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आपको थ्योरी वाले या स्टेटमेंट वाले सवालों में दिक्कत आती है और अगर आप ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं मैं थ्योरी पढ़ूंगा तो वो सही होंगे, तो गलत है। बहुत क्लियर है, हर कंसेप्चुअल सवाल के आंसर का रास्ता उसके पीछे छुपी हुई कैलकुलेशन से गुजरता है। बिल्कुल। तो अगर आप कैलकुलेशंस पे ध्यान नहीं दोगे, ये कॉन्सेप्ट्स हैं, बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट्स हैं कि साहब यार इनके बीच का एंगल 180 डिग्री था, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चले तो वेक्टर सम किया तो ये माइनस हो गया, ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कॉन्सेप्ट है जिसपे ध्यान देना जरूरी है, तभी तो हम आगे सुधरेंगे। चलिए साहब बढ़ते हैं आगे। चलिए साहब अगला सवाल आ गया। गुड क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए केविटी प्रॉब्लम है सर। बिल्कुल। मैं केविटी प्रॉब्लम का जो कंसेप्ट सिखाता हूं वो बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना है मेरे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, राइट। यहां कोई बॉडी है, ओरिजिनल बॉडी का सेंटर ऑफ मास ये था, ओरिजिनल बॉडी का मास कैपिटल एम है, ओरिजिनल बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है उसका पोजीशन वेक्टर मैंने आर कंसीडर कर लिया। अगर यहां पे कोई मास लाके रख दोगे तो रखे हुए मास के लिए पॉजिटिव ही मास कंसीडर कर लो, और अगर कोई मास यहां से निकाल रहा हूं तो उसको नेगेटिव मास कंसीडर कर लो। बिल्कुल। और सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगा दो, जैसे मैं कोई मास निकाल रहा हूं, मान लीजिए मैंने m1 मास निकाला या स्मॉल m मास मैंने निकाला, उस कंडीशन में मुझे जो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है आर सेंटर ऑफ मास का, वही यूज कर लेना है वेक्टर फॉर्म के साथ, एम आर माइनस, क्योंकि मास निकाला हुआ माइनस माइनस माना जाएगा, माइनस एम आर अपॉन एम
प्लस एम, तो यहां क्योंकि माइनस कर रहे हो, निकाल रहे हो मास, तो निकालने वाले मास को हम नेगेटिव मास कंसीडर करेंगे, तो इसको नेगेटिव मास कंसीडर कर लूंगा, तो ये माइनस एम हो जाएगा इस तरीके से। अगर मास को ऐड कर रहा होता तो दोनों प्लस आ जाते। मान लीजिए m1 मास को ऐड कर रहा हूं और m2 को निकाल रहा हूं, तो mr प्लस m1r1, और जिसको निकाल रहा हूं उसके लिए m2 माइनस कर दूंगा, तो बहुत आसान हो जाएगा। अब जरा ध्यान से समझिएगा, अगर मैं आपसे बात करूं, मेरे पास ये स्फीयर है, ये भी एक मजेदार चीज है, ये मान लीजिए मेरे पास स्फीयर है, अरे भाई आ जाना, ये मेरे पास स्फीयर है। इस स्फीयर का जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होता है। तो बहुत क्लियर है, हमें पता है कि जो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, उसमें मास कैसा निकाला जाता है, मास डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय गिवन वॉल्यूम। मास डेंसिटी क्या होता है, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम v टोटल लिख दूंगा, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर बॉडी। अगर स्फेरिकल बॉडी है तो 4/3 पाई आर क्यूब लिया जाएगा। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये सारे कांस्टेंट हैं, तो आप डायरेक्टली बात करोगे स्मॉल एम की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब मिल जाएगी। यहां जो आप कैविटी क्रिएट कर रहे हो, देखो क्या कैविटी क्रिएट किया, अ स्फीयर ऑफ डायमीटर r is cut from the sphere of radius r। मतलब इस स्फीयर का रेडियस अगर r है तो r डायमीटर का स्फीयर माइनस कर। अब ओरिजिनल बॉडी जो हमारी थी उसका सेंटर ऑफ मास यहां O मान लिया मैंने, ओरिजिनल बॉडी का सेंटर ऑफ मास O मान लिया। अब सुनिएगा ध्यान से, मुझे पता है आप लोग दिमाग लगा रहे हो सर m1r1 = m2r2 से फटाफट हो जाता है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। पर अगर मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं तो मैं कुछ ऐसी चीज बता रहा हूं जिससे हर जगह आपका सही आंसर आएगा, चाहे वो 2 बॉडी का हो, 3 बॉडी का हो या 5 बॉडी का हो। सुनिए ध्यान से, अब मैं इसको जब मैं रिमूव कर रहा हूं तो रिमूव बॉडी जो है मेरी, उसका डायमीटर रंजित सर कितना है, r। डायमीटर r है तो रेडियस कितनी है उसकी, r/2। मुझे पता है मास r³ के प्रोपोर्शनल होगा, तो ये जब मैं r³ करूंगा तो r³/8 हो जाएगा। इसका मतलब स्मॉल m की वैल्यू कैपिटल M/8 होगी। बिल्कुल। अब आप सीधी बात करोगे, ये ओरिजिन है, हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो r सेंटर ऑफ मास जब आप लगाओगे तो कैपिटल M इंटू ओरिजिनल मास का सेंटर ऑफ मास यही था, तो आपने 0 पुट कर दिया, माइनस M/8, और जो आपने निकाला है उसका सेंटर ऑफ मास यहां था, तो उसके लिए r1 की वैल्यू r/2 पुट करूंगा, और यहां से इधर प्लस है तो प्लस r/2, तो ये r/2 हो गया, डिवाइडेड बाय m माइनस M/8, दिस बिकम्स 7m/8। m/8 से m/8 कैंसिल हो गया, ये माइनस बचा r/2, 2 को यहां मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा -r/14। इसका मतलब यहां से माइनस प्लस अगर आपका आंसर आता तो सेंटर ऑफ मास उधर शिफ्ट होता, आपका आंसर माइनस आया तो सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट होगा, तो आंसर कितना है, r/14। लेकिन सवाल को ध्यान से समझिएगा, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ रिमूव्ड मास फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, ये क्या आया है, ये आया है सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग सेक्शन का पोजीशन यहां। लेकिन सवाल में एक वायरस है, तो वायरस वाला सवाल है सर। यही किया था ना आपने भी पेपर में, यही किया था ना आपने भी। और इस तरह 14 टिक करो, आगे बढ़ो। सवाल की लैंग्वेज पकड़ना। बायोलॉजी वाले क्या करते हैं, हमारे बायोलॉजी वाले क्या करते हैं आप पता है, बायोलॉजी वाले लैंग्वेज से खेलते हैं, हमने भी थोड़ा लैंग्वेज से खेलने की कोशिश की। सवाल को ध्यान से देखिए, देन डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ रिमूव्ड मास फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, रिमूव्ड मास के सेंटर का डिस्टेंस यहां से कितना है, r/2, तो आंसर जाएगा r/2। यानी कि 1। हमसे रिमेनिंग मास के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन नहीं पूछी है, रिमेनिंग बॉडी के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पूछता तो आंसर r/14 जाता लेफ्ट साइड में। बिल्कुल। पर क्या पूछा है कि जो रिमूव किया है उसके सेंटर का डिस्टेंस यहां से कितना है, तो वो तो अभी भी r/2 ही रहेगा, वो तो r/2 ही रहेगा। तो बच्चों यहाँ पे जो कंसेप्ट अपन सीख सकते हैं वो ये कि सच दैट द इज रिमूव्ड सच दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग मास बी एट द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिनल सेंटर। तो यहां पर अपन क्या बोलते हैं कि भाई जितना दूर से मास रिमूव करेंगे सेंटर ऑफ मास उतना ही पीछे जाएगा। अब यहां पर अगर मुझे सबसे पीछे भेजना है तो रिमूव मास को सबसे आगे से हटाना पड़ेगा। यह है इसका छुपा हुआ जैम। और इस छुपे हुए जैम में एक और चीज मैं आपको बता देता हूं बच्चों, एक बहुत फेमस सवाल है, ग्रेविटेशन में आता है सर, ओके है ना, बहुत अच्छा सवाल बनता है वो। मैं आपको सवाल सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, सवाल का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, फिर आपको खुद को सॉल्व करना है। शायद आगे के पेपर्स में आ जाए, शायद आगे के पेपर में आ जाए। ये अर्थ है आपकी, अर्थ का जो सेंटर है वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी सर 0 होती है। बिल्कुल, बहुत क्लियर है। बिल्कुल।
अगर मैं अर्थ के सेंटर से ज्वाइन करता हुआ एक केविटी बना देता हूं, बिल्कुल आई बात समझ में? ठीक है, अब आपको यहां पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड बताना है। ये केविटी है, यहां पे फील्ड इंटेंसिटी बताना है। ये सवाल हम किसी न किसी पेपर में पूछेंगे। लगभग सभी सोर्सेज में, ज्यादातर कोचिंग के मटेरियल में, डीपीपीज में, किसी ना किसी में अवेलेबल होता है। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अगर आप सर्वम का पेपर सोल्व करोगे तो बहुत कुछ सीखोगे। आपके पेपर हम इसलिए नहीं ले रहे कि आपके बहुत सारे भर के नंबर आए, आपके पेपर इसलिए ले रहे कि हर पेपर से सीखें और एग्जाम में गलती ना करें। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, कुछ बच्चों को कैलकुलेशन में मुश्किल आई होगी, और इस तरह के हम हर पेपर के अंदर कुछ क्वेश्चंस डालेंगे। इन क्वेश्चंस को डालने के पीछे मकसद सिर्फ इतना सा होता है कि ये टॉपर्स स्टूडेंट के लिए होते हैं, जो टॉप रैंक के लिए फाइट कर रहे होते हैं या टॉप रैंक लाना चाहते हैं। ऐसे बच्चे जिनको सिलेक्शन करवाना है अपना, उनको 40 से 42 क्वेश्चन भी अगर सॉल्व कर लेंगे तो उनका काम बन जाता है बहुत अच्छी तरीके से। इवन 38, 40, 42 के आसपास भी क्वेश्चन सोल्व कर लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, इस तरह कोई क्वेश्चन अगर आपके सामने नीट में आता है और आपके पास टाइम स्पान बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करवाता हूं। क्वेश्चन क्या है, हमसे कहा जाता है 7 आइडेंटिकल होमोजेनियस ब्रिक्स ईच ऑफ लेंथ L आर अरेंज्ड एज शोवन इन द फिगर, ईच ब्रिक डिस्प्लेस्ड विद रिस्पेक्ट टू द वन इन कांटेक्ट बाय L/10, कैलकुलेट द x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम रिलेटिव टू ओरिजिन। मतलब हमें इस सिस्टम का, इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बताना है। तो इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास का पोजीशन मुझे बताना है, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हर एक ब्रिक की लेंथ बेटा कितनी है, L, और हर एक ब्रिक का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कितना होगा, वो मिड पॉइंट पे लाई करेगा। तो जो ये मैं पहले ब्रिक्स को नाम दे देता हूं। ब्रिक्स को हम नाम कैसे देंगे, जैसे ध्यान से देखिएगा, ये ब्रिक नंबर 1 है, ये ब्रिक नंबर 2 है, ये ब्रिक नंबर 3 है, ये ब्रिक नंबर 4 है, फिर ये ब्रिक नंबर 5 है, ये ब्रिक नंबर 6 है, और ये ब्रिक नंबर 7 है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ब्रिक नंबर 1 और ब्रिक नंबर 7 का एक्स कोऑर्डिनेट कहां आ रहा है, मतलब इसका जो ये वाला एंड है वो ओरिजिन पे आ रहा है। इसी तरीके से ब्रिक नंबर 2 और ब्रिक नंबर 6 जो है वो पहली वाली ब्रिक से, इस वाली ब्रिक से L/10 आगे। उसी तरीके से आप देखेंगे तो तीसरी और पांचवी ब्रिक फर्दर उससे L/10 आगे है, और चौथी अकेली ऐसी ब्रिक है जो तीसरी और पांचवी से L/10 आगे है। इसका यह मतलब हुआ कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है किस किस का, दूसरी और छठी का, वो सेम जगह लाई करेगा, और तीसरी और पांचवी का भी सेम जगह लाई करेगा। मैं सिंपल सी बात करना चाहता हूं, मैं एक्स सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला यूज करना चाहता हूं। तो हम जब एक्स सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला यूज करेंगे तो आप मुझे बताइए पहली ब्रिक का और सातवीं ब्रिक का सेंटर ऑफ मास कितना आगे है। दोनों का सेंटर ऑफ मास L/2 आगे होगा, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी ब्रिक का सेंटर ऑफ मास उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है। तो इसका और इसका मास हमेशा पता है, सबका मास m है, इसका मास भी m है, इसका मास भी m है, इसका मास भी m है, m m m एंड m। तो मुझे पता है इसका और इसका सेंटर ऑफ मास L/2 आगे है, और दोनों का टोटल मास कितना मान लिया जाएगा, 2m। तो मैं क्या लिखूंगा, 2m इंटू L/2 प्लस, अब देखिएगा ये वाली जो ब्रिक है, अगर पहली वाली ब्रिक का सेंटर ऑफ मास यहां से L/2 आगे है और दूसरी वाली ब्रिक उससे L/10 आगे है, तो आप मुझे बताइए इस सेकंड वाली ब्रिक का सेंटर ऑफ मास ओरिजिन से कितना आगे होगा, L/2 प्लस L/10। तो हम क्या लिखेंगे, इसका और इसका, मतलब इसका और इसका सेंटर ऑफ मास सेम जगह पे है, इसका मतलब मैं दोनों का मास 2m ले लूंगा, और अंदर क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, L/2 प्लस L/10। आई होप यहां तक सबके समझ में आ चुका होगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूंगा तो इस ब्रिक का और इस ब्रिक का सेंटर ऑफ मास फर्दर L/10 आगे है, तो मैं क्या करूंगा, इसका और इसका टोटल मास 2m हो जाएगा, तो 2m इंटू L/2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ L/10। अब मुझे पता है कि ये वाली अकेली ब्रिक है जिसका सेंटर ऑफ मास इससे भी L/10 आगे है, तो उसके लिए मैं क्या लिख दूंगा, प्लस m L/2 प्लस 3L/10 डिवाइडेड बाय टोटल मास, और टोटल मास 7m हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तो उसमें m आर्ग्यूमेंट हम कैंसिल आउट कर देंगे। अब जरा मुझे बताइए ये क्या मिला, मैंने ये 2 से 2 भी कैंसिल कर देता हूं, तो ये L बना, प्लस ये कितना बना, L/2 प्लस L/10। अच्छा यहां 2 ऑलरेडी बचेगा, यहां 2 बचेगा,
l/2 प्लस l/10 अगर मैं करूंगा तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा तो ये 2 तो बाहर आ जाएगा मेरे पास और ये अंदर कितना बन जाएगा 6l/10 प्लस, अब आ जाइए आप यहां पर, जब मैं इसकी बात करूंगा तो 2 को बाहर रखता हूं और अंदर क्या आ जाएगा मेरे पास, इसको मैं वापस बात करूंगा तो 7l/10 प्लस, अब यहां पे आ जाइए तो आगे बाहर तो 1 ही है, कितना हो जाएगा ये 8l/10 होल डिवाइडेड बाय 7। बहुत क्लियर है। अब जरा मुझे बताइए, वापस बात करते हैं, देखो सब में यहां 10 आ रहा है तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं इजी करने के लिए। तो देखो ये हो जाएगा 10l/10 प्लस 12l/10 प्लस 14l/10 प्लस 8l/10 डिवाइडेड बाय 7। अब जरा मेरे बच्चों बताइए, 10 तो एलसीएम ले लूंगा मैं, 10 और 12 22 और 14 36 और ये 44 हो गया, तो इसको लिखूंगा मैं 44l डिवाइडेड बाय 10 इंटू 7। बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है। हम देखो इसको 22 और इसको 5 ले लेंगे, क्या मिल जाएगा बताइए, 22l डिवाइडेड बाय 35। दिस विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, लेकिन ऐसे सवालों की भी आपको प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए और टेस्ट में 1-2 सवाल ऐसे आते रहेंगे, ध्यान रखिएगा। अगर आप आंसर देखेंगे पिछली वाली स्लाइड में जाकर के तो आंसर 22l/5 होना 35 होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल हमारे पास क्या है, ओके देखो इस क्वेश्चन को अगर आप एग्जाम के अंदर कंप्लीट कोलिजन के रूल एनर्जी कंजर्वेशन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगा लोगोगे, सोल्व करेंगे, इट विल बी द हाईली कैलकुलेटिव। सिंपल, दिमाग लगाओ, ऐसे सवाल सोल्व करो, आगे बढ़ जाओ। कैसे करना है ध्यान से देखिएगा। हम अच्छी तरह जानते हैं कि एक लाइट बॉडी एम मास की बॉडी जब एम मास की बॉडी से टकराती है, मान लीजिए v स्पीड से आती है, तो आफ्टर द कोलिजन मान लीजिए बॉडी नंबर 1 है, ये बॉडी नंबर 2 है, तो आफ्टर द कोलिजन बॉडी नंबर 1 रेस्ट पे आ जाएगी और बॉडी नंबर 2 जो है वो सेम स्पीड से भागेगी। ये 1 है और ये 2 है, ये पहली कोलिजन में होगा। फिर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि बहुत ही ज्यादा मैसिव बॉडी, आप डायग्राम पे ध्यान मत दीजिएगा, ये डायग्राम पे अगर ध्यान दोगे, इस डायग्राम क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि जो कैपिटल एम है इट इज वेरी वेरी लार्ज विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एम। इसका मतलब जो होगा कि जब बहुत मैसिव बॉडी से लाइट बॉडी टकराती है तो मैसिव बॉडी पे कोई फर्क नहीं चलेगा, लेकिन लाइट बॉडी की वेलोसिटी रिवर्स हो जाती है। आप ऐसे समझिए, एक दीवार से एक बॉल अगर इलास्टिक कोलिजन करेगी तो दीवार तो वहीं पे रहेगी, पर अगर इलास्टिक कोलिजन करेगी तो बॉल की वेलोसिटी रिवर्स हो जाएगी। तो आप कैसे समझेंगे इसको, आप समझ लीजिए कि ये कैपिटल एम के बजाय मान लीजिए इस तरह का कोई ब्लॉक है, बहुत हेवी ब्लॉक, और इस हेवी ब्लॉक का मास कैपिटल एम है। अब क्या आपसे पूछा है इस प्रोसेस में मैक्सिमम नंबर ऑफ कोलिजन्स कितना होगा, तो ध्यान से देखिएगा। जब मैं आपको सिखा रहा हूं, सिंपल देखो मैंने कंसेप्ट सिखाया आपको, अब मैं सवाल की अप्रोच बताता हूं। जो बच्चा इस मेथड से करेगा वो मैं गारंटेड बोल रहा हूं इस सवाल को विद इन 20 से 25 सेकंड सोल्व करके आगे बढ़ लेगा। ध्यान से देखिएगा, ये बॉल जब इससे टकराएगी तो बॉल नंबर 1, बॉल नंबर 2, बॉल नंबर 3, बॉल नंबर 1 जब बॉल नंबर 2 से टकराएगी तो बॉल नंबर 2 जो है वो v से भागेगी और बॉल नंबर 1 जो है वो रेस्ट पे आ जाएगी। बहुत क्लियर है। अब ये बॉल नंबर 2, अच्छा एक कोलिजन हो गई, कोलिजन को काउंट करना, एक कोलिजन हो चुकी है, ठीक है। अब बॉल नंबर 2 जो है जब मैसिव बॉडी से टकराएगी कैपिटल एम मास से, तो मैसिव बॉडी की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन बॉल नंबर 2 की वेलोसिटी रिवर्स हो जाएगी। मतलब फर्दर क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, इट विल रिमेन्स एट द सेम पोजीशन, लेकिन बॉल नंबर 2 जो है वो इस तरफ चलेगी, बॉल नंबर 2 जो है वो फर्दर वी से इधर चलेगी। अब बॉल नंबर 1 यहां रेस्ट पे थी, बॉल नंबर 1 यहां रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे है बॉल नंबर 1, बॉल नंबर 1 रेस्ट पे। अब जरा मुझे बताइए, जब बॉल नंबर 2 फर्दर इससे टकराएगी तो ये बॉल नंबर 2 तो रेस्ट पे आ जाएगी और बॉल नंबर 1 भाग जाएगी, कभी लौट के नहीं आएगी, उसके बाद कोई कोलिजन नहीं होगा। तो पहला कोलिजन किसका हुआ, इसका इसके साथ, पहला कोलिजन, दूसरा कोलिजन इसका इसके साथ, दूसरा कोलिजन, तीसरा कोलिजन वापस बॉल नंबर 2 का बॉल नंबर 1 के साथ, 3 कोलिजन के बाद कोई कोलिजन नहीं होगा, तो आंसर विल बी 3। हमने जो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया है वो मैथमेटिक्स है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं अगर आप हमारे वीडियो सॉल्यूशंस देखेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। आप इमेजिन करें कितना इजीली सवाल हमने सोल्व कर लिया,
लेकिन अगर मैथमेटिक्स करेंगे तो इट्स कैलकुलेटिव, और बहुत से बच्चों को गणित नहीं आती। हम तो मेडिकल वाले लोग हैं, हमने तो बायोलॉजी ली इसलिए थी कि हमें मैथ्स पसंद नहीं थी। बढ़ते हैं आगे। बिफोर जंपिंग इन द वाटर फ्रॉम द अबव अ स्विमर बेंड्स हिज बॉडी टू। आप एक बात बताइए, आपने ना अगर ओलंपिक्स के गेम देखे हो तो एक जो स्विमर है जब वो जंप मारता है तो जंप मारने के बाद अपनी बॉडी को बिल्कुल फोल्ड कर लेता है। बेटा ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का कंसेप्ट है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या बोलता है कि जो L है वो कांस्टेंट रहेगा। अगर L कांस्टेंट रहेगा तो I और ओमेगा का प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और अगर I और ओमेगा का प्रोडक्ट रहेगा, जब अपनी बॉडी को आप पास लेके आ जाओगे, अपनी बॉडी को समेट लोगे तो आपका मास पास आ चुका है, और जब मास पास आ चुका है तो आपका रेडियस यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास वो जब पास आ जाता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कम हो जाती है, तो एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ जाती है। तो उस प्रोसेस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होने की वजह से ओमेगा बढ़ जाता है। ऑप्शंस जो आपको दे रखे हैं, आपसे हिज बॉडी टू इंक्रीज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाता है घटाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटाएगा। डिक्रीज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो जाएगा एंड डेफिनेटली एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, तो तेजी से घूमना शुरू कर देता है। आपने देखा होगा ओलंपिक्स के गेम्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ वेक्टर, बहुत सिंपल सवाल था, मैं इसकी रामायण पे नहीं जा रहा हूं, आप पढ़ते रहना। आपने सवाल सोल्व किया है, पेपर उन लोगों के लिए है जिन्होंने पेपर सोल्व किया था। पेपर सोल्व करने के बाद आप वीडियो सॉल्यूशन देखें। तो आप मुझे बताइए, हम जानते हैं कि कोई भी पेपर जो है उस पे बाहर की तरफ जो वेक्टर होता है उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो अंदर की तरफ वेक्टर होता है उसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। आप मुझे बताइए डॉट का मतलब क्या होता है। डॉट का मतलब होता है बाहर, और क्रॉस का मतलब क्या होता है, अंदर। और बाहर वेक्टर का पॉइंट होता है जब वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हो, अंदर वेक्टर का पॉइंट होता है जब वो क्लॉकवाइज घूम रहा हो। हम राइट एंड थंब रूल यूज करते हैं। तो जब कोई भी पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होता है मेरे बच्चों, उस कंडीशन के अंदर उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी आती है वो बाहर की तरफ पॉइंट होती है, तो हम उसको डॉट से बनाएंगे। अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा होता, अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा होता तो एंगुलर वेलोसिटी अंदर की तरफ आती, उसको हम क्रॉस बनाते। इसी बारे में इससे बात की है, बहुत सिंपल सा सवाल था। आगे बढ़ जाइए। बेसिक कंसेप्ट है, दुनिया के सभी टीचर्स एंगुलर वेलोसिटी पढ़ाते वक्त बताते हैं, आपको पता होना चाहिए कि एंगुलर वेलोसिटी की जनरल डेफिनेशन क्या होती है। एंगुलर वेलोसिटी की जो जनरल डेफिनेशन होती है ओमेगा, वो क्या होता है, v परपेंडिकुलर अपॉन r। v परपेंडिकुलर अपॉन r, ध्यान से देखिए, v किसके परपेंडिकुलर, r के परपेंडिकुलर। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए ये ओरिजिन है, पार्टिकल हमारा यहां पर है, तो बेटा ये बनेगा r, ठीक है। और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस आपको दे रखा है वो b दे रखा है। आप मुझे बताइए, अगर ये r था तो r का ये कंपोनेंट r cos थीटा होगा, ये r sin थीटा होगा, तो जो b की वैल्यू है, सबसे पहले तो मैं लिख देता हूं r sin थीटा। दूसरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, आप दूसरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर बेटा अब ये थीटा है तो यार ये भी थीटा होगा, तो ये जो v है, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये भी थीटा है, तो v का ये कंपोनेंट है v cos थीटा, और ये कंपोनेंट है v sin थीटा, और यही r के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, यही r के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, दिस इज द क्या v परपेंडिकुलर, आई एम सॉरी, v परपेंडिकुलर, क्योंकि ये जो है वो r के परपेंडिकुलर, ये एंगल 90 डिग्री है। तो जब मैं ओमेगा की बात करूंगा तो मुझे v परपेंडिकुलर क्या मिल जाएगा, v sin थीटा डिवाइडेड बाय r। पर आपको r सवाल में नहीं दिया था, b दिया था, तो आपको b की फॉर्म में आंसर लाना पड़ेगा। इसका मतलब r को रवाना करना पड़ेगा, r की वैल्यू बनेगी b अपॉन साइन थीटा, और जब आप यहां से उठा करके r की वैल्यू यहां पुट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, v साइन थीटा अपॉन क्या मिल जाएगा, r की वैल्यू b अपॉन साइन थीटा ऊपर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो v साइन स्क्वायर थीटा अपॉन b आपका आंसर होना चाहिए। v साइन स्क्वायर थीटा अपॉन b आपका आंसर होना चाहिए, मतलब फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। एक डेफिनेशन ये याद रखिएगा आप, एंगुलर वेलोसिटी की जनरल फॉर्म क्या होती है, v परपेंडिकुलर अपॉन r, मतलब r के परपेंडिकुलर वेलोसिटी लेनी पड़ती है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। अ डिस्क रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, accelerate with the constant angular acceleration at one instant rotating 12 radian per second after 80 radian more angular displacement। मतलब बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू दे रखी है वो 80 रेडियन दे रखी है। बेटा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी की जो वैल्यू दे रखी है वो 12 रेडियन पर सेकंड दे रखी है, और आपको फाइनल एंगुलर वेलोसिटी की दे रखी है ओमेगा फाइनल की वैल्यू विच इज 28 रेडियन पर सेकंड। सवाल को समझिएगा, हमसे कहा गया है कि कोई भी एक डिस्क है जो रोटेट कर रही है उसका एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 12 रेडियन पर सेकंड थी, 80 रेडियन और घूमने के बाद फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 28 रेडियन पर सेकंड हो जाती है। हाउ मच टाइम डज द डिस्क टेक्स टू कंप्लीट
मेंशन्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 80, मतलब इस 80 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को पूरा करने में उसको कितना टाइम लगा। अब एक बात मैं ध्यान से समझा देता हूं आप लोगों को, जब कभी भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, ये जो 6 है ना, इसको यहां से हटाइए, ये 6 ऑप्शन यहां गया, ठीक है। तो जब कभी भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, v एवरेज लिखी जाती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। इसी तरह से यहां ओमेगा एवरेज लिख दिया जाएगा ओमेगा इनिशियल प्लस ओमेगा फाइनल बाय 2। अब अगर एवरेज ओमेगा ले लोगे आप, तो सवाल को सोल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है जहां आप इजीली बच सकते हो कैलकुलेशन से, वो ये क्या है हमारे पास, थीटा इक्वल्स टू होगा ओमेगा एवरेज मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ओमेगा एवरेज होगा ओमेगा इनिशियल प्लस ओमेगा फाइनल डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी। क्या मुझे इसकी वैल्यू 80 दे रखी है, क्या मुझे ओमेगा इनिशियल दे रखा है 12, क्या मुझे ओमेगा फाइनल दे रखा है 28, क्या डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा, इंटू टाइम लिख दूंगा। आप मुझे बताइए 12 प्लस 28 कितना होता है, 40। ये मेरे पास 80 है, बराबर 40/2 इंटू टी हो जाएगा। ये बेटा मेरा कितना हो गया 20, और ये कितना हो गया 4। तो बता टी की वैल्यू क्या आ गई, टी की वैल्यू आ गई 4 सेकंड। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा, आसान सवाल था, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन से भी सोल्व कर सकते हैं, एवरेज के कांसेप्ट से भी सोल्व कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फेमस सवाल है, सबसे पहले जेईई के अंदर पूछा गया था, कई एग्जाम में रिपीटेड मैनर के अंदर आया है, आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा रोलिंग मोशन की बात की जाएगी। रोलिंग काइनेटिक एनर्जी जो होती है, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी की जो रोलिंग वैल्यू होती है, वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन होती है। इसकी वैल्यू लिखी जाती है हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये लिखी जाती है के ई रोलिंग। अब आपसे सवाल कहा जाता है कि साहब एक बॉडी है वो रोल होती हुई आ रही है, और रोल होकर के वो किसी हाइट पे चढ़ जाती है, और ये जो हाइट की वैल्यू आपको दे रखी है ये 3v स्क्वायर बाई 4g है। दिस इज द 3v स्क्वायर बाई 4g, ये h की वैल्यू दे रखी है। अगर ये बॉडी रोल होती हुई आ रही है यहां पर, तो इसके पास जो यहां काइनेटिक एनर्जी थी उसकी वैल्यू क्या होगी, ये हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, राइट। अब आपको यह पता होना चाहिए कि जब ये बॉडी यहां जाके रुक जाएगी तो यहां इसकी फाइनल ओमेगा भी 0 हो गई, वी भी 0 हो गई, क्योंकि इसने प्योर रोलिंग मेंटेन किया है। अब मुझे बताइए यहां काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ये थी, वहां जाने पे पूरी की पूरी एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई, तो दैट मस्ट बी इक्वल्स टू एम जी इनटू एच की वैल्यू दे रखी है 3v स्क्वायर बाई 2g। बहुत क्लियर है। आप देखिए एम वी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और आई एम सॉरी यहां जी भी है ना, तो जी से जी भी कैंसिल हो गया, तो मुझे क्या मिला, देखो 1/2 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू मिला 3/2। 3/2 को देखो ये 2 से 2 कैंसिल कर दूंगा, नहीं 3/2 ना, यस परफेक्ट, मैं सही कर रहा हूं, यस 3v स्क्वायर बाई 4g, आई एम सॉरी 4g, तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू 3/2 मिल जाएगी। यहां से सोल्व करोगे तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 मिल जाएगा। एंड दिस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज द आइडेंटिटी ऑफ द बॉडी, ये बॉडी की पहचान होती है। अगर आपको किसी बॉडी का के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर पता है तो आप बॉडी का नेचर बता सकते हो। असल में किसी भी बॉडी के एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, उस फॉर्मूले में एम आर स्क्वायर के पहले जो कुछ भी लिखा हुआ है वही के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। जैसे मैं आपसे सिंपल सी बात करूं, रिंग का एक्सिस ऑफ सिमेट्री का अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर। तो अगर आई एम आर स्क्वायर है तो इसका के स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एम आर स्क्वायर के पहले क्या लिखा हुआ 1, तो रिंग का जो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है वो 1 होता है। डिस्क जो है उसका आई क्या होता है, हाफ एम आर स्क्वायर, तो इसके पहले जो लिखा है वो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है। इसी तरह से सॉलिड स्फीयर का आई कितना होता है, 2/5 एम आर स्क्वायर, तो इसके पहले जो नंबर लिखा हुआ है वही के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है। इसी तरह से जो डिस्क का के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है वही सॉलिड सिलेंडर का भी होता है। तो आप देखिए बॉडी का जो हमारा के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आया 1/2 आया, इसका मतलब ये बॉडी या तो सॉलिड सिलेंडर होनी चाहिए या डिस्क होनी चाहिए। ऑप्शन में देखिएगा, आप मुझे बताइए आपसे क्या पूछा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, किसके लिए बताइए, 1/2 है के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर होता है, तो हाफ एम स्क्वायर जो है वो सेकंड ऑप्शन में है। इसका मतलब हमारी जो बॉडी थी वो या तो डिस्क है या सॉलिड सिलेंडर है। अच्छा सवाल था, हाँ जी। वन मोर थिंग आई एम गोइंग टू क्लियर, हम बेटा हमारे टेस्ट पेपर के वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, वीडियो, हम पढ़ा नहीं रहे हैं। बहुत से बच्चे हर जगह पढ़ाने की उम्मीद करते हैं कि साहब देखिए आप टेस्ट पेपर सोल्व कर रहे हो पर यहां भी पढ़ा दीजिए,
टेस्ट पेपर सोल्व हम कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने पहले ये पेपर सोल्व किया है, और सोल्व करने के बाद उनको हम ये बताना चाहते हैं कि आप वास्तव में इन सवालों को कैसे सोल्व कर सकते थे और इजी अप्रोच क्या हो सकती थी। ठीक है, चलिए साहब, इफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिजिड बॉडी इंक्रीज बाय 50% देन परसेंटेज चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। बहुत आसान सवाल है, ओरली सोल्व कर सकते हो, बहुत आसान सवाल है। देखो मेरी बात सुनो, काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है L²/2I। अब यहां से काइनेटिक एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल टू L² है। आपने किसी भी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम 50% अगर बढ़ा दिया, तो अगर पहले वो L था तो 1.5L कर दिया। L का 50% क्या होगा? 0.5L। तो वैल्यू क्या बन गई? 1.5L। आप मुझे बताइए 1.5L का स्क्वायर क्या होगा? 1.5 का स्क्वायर क्या होता है? 2.25। मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी उसकी 2.25 टाइम्स हो गई। 2.25 टाइम्स को मल्टीप्लाई करूंगा 100 से तो मिलेगा 225%। तो उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी 225% हो गई मेरे बच्चों। तो बताओ चेंज कितना आया? भाई 100% तो पहले भी थी, तो चेंज आया 125%। तो आंसर होना चाहिए 125%। ये तो ऑरल कैलकुलेशन थी लॉजिकल फिजिक्स की, लॉजिक्स की। अब आप कैलकुलेशन कर लीजिए। कैलकुलेशन कैसे करोगे कि साहब परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूंगा तो K फाइनल माइनस K इनिशियल अपॉन K इनिशियल होल मल्टीप्लाइड बाय 100%। इस तरीके से सोल्व करना है परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब जरा मुझे बताइए, अगर इनिशियल एंगुलर मोमेंटम L था तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम 3L/2 होगा। और आप अच्छे तरह जानते हो K इज प्रोपोर्शनल टू L² है, तो हम क्या लिख देंगे यहां पर? हम यहां लिख देंगे K फाइनल का मतलब हो गया इसका पूरे का स्क्वायर। तो क्या कर देंगे? 9L²/4 माइनस L² अपॉन L² होल मल्टीप्लाइड बाय 100%। L² कैंसिल आउट हो जाएगा। 9/4 माइनस 1 इंटू 100%। इसको 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए ताकि मैं 4 LCM ले सकूं। तो बताइए 9 माइनस 4 क्या हुआ? 5। तो कितना मिल जाएगा? 5/4 मल्टीप्लाइड बाई 100%। ये 25 बार कैंसिल हो गया। 25 को मल्टीप्लाई करो 5 से तो 125% आ जाएगा। ये कंप्लीट कैलकुलेशन है। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट सॉल्यूशन पे चलते हैं। A power P is required to maintaining the liquid flow through the pipe with velocity V. If the speed of the flow tripled, then new power required will be. आपको पता होना चाहिए किसी भी पाइप से जब उसका एरिया कांस्टेंट हो और किसी स्पीड से फ्लो बाहर आ रहा हो, एरिया ए हो, डेंसिटी रो हो, तो उसकी जो पावर होती है वो ρAV³ होती है। अब देखिए पाइप का यहां से यहां तक एरिया कांस्टेंट है, पानी के फ्लो होने की डेंसिटी कांस्टेंट है, तो ये पूरा पैरामीटर कांस्टेंट है। तो P जो है वो प्रोपोर्शनल टू V³ होगा। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं यहां कहता हूं कि फ्लो को मैंने ट्रिपल्ड कर दिया तो 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 3 इंटू 3 हो गया 9 इंटू 3 हो गया 27। तो 27 गुना हो जाएगी पावर, मतलब आंसर जाएगा 27। नहीं समझ में आया? जल्दी हो गया ज्यादा, थोड़ा धीरे करते हैं। चलिए, हमें पता है P इज प्रोपोर्शनल टू V³ आ गया, तो P फाइनल अपॉन P इनिशियल इक्वल्स टू बनेगा V फाइनल का क्यूब अपॉन V इनिशियल का क्यूब। बहुत बढ़िया। P फाइनल अपॉन P इक्वल टू V फाइनल हो गया 3 टाइम्स V इनिशियल का। तो 3 क्या लिखूंगा मैं? देखो 3 टाइम्स ऑफ V इनिशियल का होल क्यूब बाय V इनिशियल का क्यूब। बहुत बढ़िया। कैसे लिखेंगे? 27 V इनिशियल का क्यूब डिवाइडेड बाय V इनिशियल का क्यूब। ये कैंसिल आउट हो जाएगा और P उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो P फाइनल की वैल्यू मिल जाएगी 27P। अब तो समझ में आया? ऐसे ही करना था यार, इतना लंबा थोड़ा करेंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V³ है, 3 गुना कर दिया, 3 का क्यूब 27 होता है यार। आगे बढ़ जाओ। A sphere is dropped from the height 0.4 meter onto the spring. Spring constant 1960 न्यूटन। ठीक है। If the maximum compression in the spring is 0.1 meter, then the mass of the sphere is. डेटा बहुत आसान दिए हैं। ये 1960 जानबूझ के दिया है ताकि 9.8 98 होता है, उससे कैंसिल हो जाए बहुत इजीली। ध्यान से समझिए। हमसे कहा जाता है कि एक स्प्रिंग है, ऐसी स्प्रिंग है, यहां से एक स्फीयर गिराया। स्फीयर गिराने के बाद स्प्रिंग कुछ कंप्रेस हो जाती है और यहां आके रुकती है। यहां आके कहां नहीं रुकती है? मान लीजिए मेरे बच्चों ये H है और मान लीजिए मेरे बच्चों ये X है जहां तक कंप्रेशन हुआ, तो हमारा स्फीयर जो है वो टोटल कितने नीचे आया? H + X।
आपने स्फीयर को यहां से छोड़ा, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, स्फीयर मैक्सिमम कंप्रेशन पे भी रुक जाएगा तो v फाइनल भी 0 है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है। और जब कभी भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होता है तो जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी घटी है वो कहीं ना कहीं स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। तो बताइए h प्लस एक्स नीचे आने पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी घटी ग्रेविटेशनल? आप कहोगे mg h प्लस एक्स इतनी घटी, कहां चली जाएगी? ये स्टोर हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर के अंदर। इक्वेशन बन गई आपका। एक बार तो एज इट इज इक्वेशन भी पूछी थी नीट के अंदर इस सवाल की, थोड़ा सा दिमाग लगा के पूछा था, क्वाड्रेटिक बना के पूछा था, पर पूछा था डायरेक्टली। चलिए साहब, हमें मास की वैल्यू पूछिए, g की वैल्यू 9.8 ली जाएगी, h की वैल्यू 0.4 है, x की वैल्यू 0.1 है, इक्वल टू हाफ, k की वैल्यू 1960 है, इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर मतलब 0.1 का स्क्वायर कर दूंगा। देखिए ध्यान से, 9.8 से 1960 कितनी बार कैंसिल होगा पहले तो ये बताइए। या एक काम करिए आप ध्यान से समझिए, इसको आप 2 बार कैंसिल कर दीजिए तो ये कितना मिलेगा मुझे? 1960, ये 9.8, तो ये कितना मिलेगा? 980। चलिए साहब, अभी 9.8 यहां बचा है, कैंसिल नहीं हुआ है, तो m इंटू 9.8 मल्टीप्लाई बाय 0.5, दोनों को जोड़ दिया 0.5 हो जाएगा, इक्वल टू, ये मैं ऑलरेडी कैंसिल कर चुका हूं, ये 980 मिला, इनटू ये क्या मिला? 10 की पावर -2। अब देखिए ये कितनी बार 980 था ना, ये 100 बार कैंसिल हो गया, तो ये 10 की पावर 2 है, 10 की पावर -2 है, तो ये 1 हो जाएगा। तो मुझे क्या मिला? m इंटू 0.5 का मतलब 1/2 इक्वल टू 1। तो बताओ m की वैल्यू क्या मिल गई? 2 kg। था सिंपल, ठीक है। देखो सिंपल तो नहीं है, अच्छा सवाल है और इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। इस तरह का सवाल आपको सोल्व करना आना चाहिए चुटकियों में, कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी। व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी सो दैट velocity that should be imparted to the body of mass m attached to the lower end of massless rod of length l so that it complete the circular loop। अब ध्यान से देखिएगा, मैं एक चीज बहुत क्लियरली बता रहा हूं, यह इंफॉर्मेशन आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। आप कोई पेंडुलम है, एल लेंथ का पेंडुलम है, ये हमारे पास बॉब है, ये यहां इसकी हिंज है, इसको यहां मिनिमम वी मिनिमम कितनी प्रोवाइड करूं मैं? वी मिनिमम कितनी प्रोवाइड करूं? ये लूप कंप्लीट कर ले। तो आप जानते हैं वी मिनिमम √5gl होती है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा पाथ होता, ट्रैक, स्मूथ ट्रैक अगर होता तो किसी ब्लॉक को यहां कम से कम कितनी वेलोसिटी प्रोवाइड करूं? वी मिनिमम। ये अगर इसका रेडियस r है कि लूप कंप्लीट कर जाए तो ये √5gr होती है। अब होता क्या है, √5gr अगर आप यहां दोगे तो √4gr यहां √4gr देता हूं तो ये कहीं ना कहीं यहां से कांटेक्ट लूज करके गिर जाता है, और √5gr देने पे कांटेक्ट लूज करता है। ये डिटेल कंसेप्ट पे आप सर्कुलर मोशन में पढ़ते हैं। लेकिन जो रोड है मेरे पास, रोड मासलेस रोड है जिसकी लेंथ l है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसको कितनी वेलोसिटी? यहां जो बॉब है ये कनेक्टेड, समझना ध्यान से। व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी सो दैट इम्पार्टेड टू द बॉडी ऑफ मास m अटैच्ड विद द लोअर एंड, मतलब मास m की बॉडी है और मासलेस रोड से कनेक्टेड है। अब मुझे पता है कि ये जो रोड है, ये रोड इस बॉडी को गिरने नहीं देगी, क्योंकि ये तो बॉडी रोड से कनेक्टेड है। अगर धागा होता तो यहां जाके टेंशन 0 हो जाती, स्लैक हो जाता और प्रोजेक्टाइल मोशन पे गिर जाता, अगर मैं √4gr प्रोवाइड करता। तो आपको सिंपल याद रखना है, जहां गिरने का खतरा है, स्मूथ ट्रैक है, ऑब्जेक्ट गिर सकता है, धागा है, धागे में टेंशन 0 होने में स्लैक होकर गिर सकता है। जहां गिरने का खतरा है वहां √5gl से लूप कंप्लीट होता है, और जहां गिरने का खतरा नहीं है वहां √4gl से कंप्लीट होता है। तो यहां √4gl आएगा। इंफॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए थी। अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास स्मूथ ट्रैक के बजाय एक ट्यूब है, ट्यूब में एक बॉल है, आप मुझे बताइए अगर ये स्मूथ ट्रैक है, √4gr दूंगा तो यहां से कांटेक्ट लूज करके गिर जाएगा क्योंकि नीचे कोई सपोर्ट नहीं है। लेकिन अगर ये ट्यूब है तो यहां से अगर इस वाली सरफेस से कांटेक्ट लूज भी कर दिया तो इस पे चलेगा, और अल्टीमेटली √4gr से ये लूप कंप्लीट कर जाएगा। तो जहां गिरने का खतरा नहीं है वहां √4gr, और जहां गिरने का खतरा वहां √5gl। बात करते हैं 38th क्वेश्चन की। In elliptical orbit of the planet, as the planet moves with the opposite position to perigee position, क्या क्या होगा? आप देखिए ध्यान से, ये इलेप्टिकल ऑर्बिट है, मान लीजिए ये हमारा सन है, ये सन है, इसको बोलते हैं पेरिजी, इसको बोलते हैं ओपोजी।
पेरिजी का डिस्टेंस बहुत कम होता है, आर मिनिमम होता है, ओपोजी का डिस्टेंस बहुत बड़ा होता है, आर मैक्सिमम होता है, और यहां एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है क्योंकि सेंट्रल फोर्स है। अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है तो हमें पता होना चाहिए कि एम वी आर की वैल्यू कांस्टेंट बनी रहेगी। अगर ये कांस्टेंट है तो मास तो वैसे भी कांस्टेंट होता है, तो जहां आर मैक्सिमम है वहां वी मिनिमम है, और जहां आर मिनिमम है वहां वी मैक्सिमम है। आई बात समझ में? आपके बात बहुत क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, हमारा सवाल क्या है, कॉलम को मैच करना है। स्पीड ऑफ द प्लेनेट, ध्यान से, कहां से कहां चला? प्लेनेट चला ओपोजिट से पेरिजी, मतलब यहां से जब यहां आएगा तो स्पीड बढ़ेगी। स्पीड ऑफ द प्लेनेट इंक्रीजेस, मतलब जो ए है वो मैच करेगा आर के साथ। चलो बी की बात करते हैं। डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस यहां मैक्सिमम थी, यहां मिनिमम है, तो डिस्टेंस डिक्रीज होगी, तो डिक्रीज ऑप्शन कहां रहेगा? क्यू में, मतलब बी मैच करेगा क्यू के साथ, तो बी मैच करेगा क्यू के साथ। चलिए ऐसा ऑप्शन देखिए जहां ए आर से मैच कर रहा हो और बी क्यू से मैच कर रहा हो, तो ए आर और बी क्यू, मतलब पहला गलत हो गया, ए एस बी क्यू, तो ये गलत हो गया क्योंकि यहां ए एस से मैच कर रहा है। ए आर यहां मैच कर रहा है, बी क्यू यहां मैच कर रहा है, ये भी गलत है, इसका मतलब ये आंसर सही है, बाकी आप चेक कर लीजिएगा। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 38 तक हमने सोल्व किया है।